हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो देखिए आज आप लोग आए अनसॉल्व पेपर का सोल्यूशन। देखिए तो पहले भाई एक बात बताना चाहता हूं आपको, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसका किसका कितने ईयर का पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री का, देखिए केमिस्ट्री का ये 2026 के लिए आपके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री का जो है 2020, 21, 22, 23, 24, 25 यानी कि 6 साल। मान लीजिए 21 में कोरोना काल था तो पेपर नहीं हुआ किसी में, ठीक है। तो ये मान लीजिए 20, 22, 23, 24, 25 यानी कि 5 साल का, 5 साल का। एक साल में 7 सेट होता है तो 5 साल का है, ठीक ना। 20, 22, 23, 24, 25 तो 5 गुणे 7 करेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा, 35 सेट। कितना हो जाएगा, 35 सेट आपको केमिस्ट्री का मिल जाएगा, ठीक ना, 5 साल का। फिजिक्स का देखिए 2020, 22, 23, 24, 25, ठीक है। 20, 22, 23, 24, 25 यानी कि 5 साल का आपका फिजिक्स का मिल जाएगा। 7 5 35 सेट इसका हो जाएगा, ठीक है। 35 दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 70 सेट, ठीक है। दोनों का 70 सेट हो गया। यहाँ पर देखिए बायोलॉजी, बायोलॉजी का देखिए अगर बायोलॉजी आप लोग लिए हैं तो 22, 23, 24, 25 4 साल का, 4 साते 28, ठीक है। 28 सेट ये हो गया। मैथ अगर कोई लिया है तो 23, 24, 25 3 साल का मिलेगा। 7 तरीके 21 सेट इसका हो गया। इंग्लिश तो सबको चाहिए, इंग्लिश तो मिल जाएगा आपको 7 गुना के 14 सेट है, ठीक है। अगर देखिए अगर आप लोग को ये दोनों चाहिए, अगर ये दोनों चाहिए तो आप लोग का पेमेंट लगेगा 120 रुपए। अगर ये 4 सब्जेक्ट चाहिए, अगर किसी को बायो चाहिए तो मैथ नहीं चाहिए, अगर मैथ चाहिए तो बायो नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ये केमिस्ट्री फिजिक्स बायो मैथ इंग्लिश चाहिए और केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ इंग्लिश चाहिए, ठीक ना। तो 4 सब्जेक्ट का आपका लगेगा 200 रुपीज। कितना, 200 रुपये लगेगा। और देखिए अगर आप लोग सिंगल सब्जेक्ट लेंगे, सिंगल सब्जेक्ट सिर्फ केमिस्ट्री या सिर्फ फिजिक्स लेंगे तो इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा 70 रुपीज। कितना, 70 रुपीज, ठीक है। और आपको बायो लेना है तो बायो के लिए आपको 60 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको मैथ लेना है तो मैथ का 50 रुपीज है। इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश का भी 50 रुपीज है, ठीक है। तो इनका 50 60 रुपीज हम, मतलब अगर आप लोग अलग अलग लेंगे तो महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। अगर एक साथ लेंगे ना तो आपको सही पड़ेगा, अगर अलग अलग लेंगे तो महंगा पड़ जाएगा। एक ही साथ ले लीजिए 200 रुपये में पूरा सब्जेक्ट का मिल जाएगा आपको, 4 सब्जेक्ट का। फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो इंग्लिश या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ इंग्लिश ले लीजिए, चारों सब्जेक्ट का आपको 200 में मिल जाएगा। वैसे अगर आप लेंगे तो ये देखिए 2 सब्जेक्ट का 120 रुपया है। अब यहाँ से ये वाला लेंगे तो 180 हो जाएगा, फिर ये वाला लेंगे तो 130, 230 हो जाएगा, ठीक है। 30 या 40 रुपया आपका बेसी लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को अनसॉल्व पेपर का पीडीएफ चाहिए तो 746, ये मेरा नंबर है 7460012763, इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक ना। जो चाहिए वो करिए। आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो, ठीक है। क्या लिख करके व्हाट्सएप करेंगे, जेके सर लिखिए, जेके सर लिखिए या एमके सर ये स्टडी लिखिए, ठीक है। दोनों में से कोई चैनल मेरा है, दोनों चैनल एमके सर लिखिए चाहे जेके सर लिखिए, ठीक है। तो आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए, अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं पेपर के लिए तो आप लोग पीडीएफ लेना जरूरी है, ठीक है। अगर ये पूरा हल कर लेते हैं ना आप, 3 साल के, 2 साल के या 4 साल के पीडीएफ हल कर लेते हैं तो आपका 90% या 85% लाने में कोई नहीं रुक पाएगा, ठीक है। तो आज और आगे आप लोग वीडियो देखते रहिए। आज हम कक्षा 12 का 2024 में आया हुआ सेट 4 देखेंगे जिसका कोड 324 FA है ना। इससे पहले भी हम काफ़ी कोड कर चुके हैं जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाकर के उनको कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किए होंगे, ठीक है ना। अगर कर लिए होंगे तो आइए FA को देखते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि अशून्य परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q स्टार, ये जो Q स्टार है ये अशून्य परिमेय संख्याओं का समुच्चय है ना। अशून्य है और परिमेय संख्या है। अब अशून्य मतलब उसमें शून्य नहीं है, बाकी परिमेय संख्याएं हैं सारी, पर एक संबंध R है और वो निम्न प्रकार से परिभाषित है। वो कैसे परिभाषित है, वो ये कह रहा है कि A R B पर ये फंक्शन इस तरीके से है सच दैट कि A बराबर 1/B है, ठीक है ना, इस तरीके से है। और ये जो रिलेशन है वो मैं आपको बता दूं, Q स्टार पे डिफाइन है, बस आप ये समझ लीजिए, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हमें ये दिखाना है कि ये इसमें समतुल्य, समित और संक्रमक चेक करना है, ठीक है ना। अब हम समतुल्य के लिए चलते हैं। समतुल्य के लिए, समतुल्य में क्या चेक करना होता है, हमें समतुल्य में चेक करना होता है कि क्या A और A यानी कोई एलिमेंट अपने आप से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर मैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखूं कि पहला एलिमेंट दूसरे के रेसिप्रोकल के इक्वल है, दूसरे के व्युत्क्रम के इक्वल है, तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर मैं इसमें ये रिलेशन लगाता हूं तो क्या ये सही बात है कि A
1/a के इक्वल कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब a तो 1/a के इक्वल नहीं होगा। अगर मैं परिमेय संख्या की बात करूं, मैं a को 1/2 ले लेता हूं, ठीक है ना, तो 1/a क्या आ जाएगा? 1/a आ जाएगा 1/1/2 यानी 2 आ जाएगा। तो देखिए a तो है 1/2 और 1/a है 2, तो 1/2 और 2 तो कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो इसका मतलब 1/2 नॉट इक्वल्स टू 2। एग्जाम्पल हम ये भी दे सकते हैं, लेकिन ये तो बहुविकल्प है, आपको सिर्फ चेक करना है। तो इसका मतलब ये समतुल्य तो है नहीं, ठीक है ना। अब सम्मित के लिए चेक करते हैं। देखिए सम्मित में हमें क्या चेक करना होता है कि ए अगर बी से रिलेट कर रहा है तो इसका मतलब बी भी ए से रिलेट करना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये होगा कि ए बराबर 1/b हो जाएगा। अब इसी से मुझे ये बनाना है, तो बना सकता हूं मैं बी को इधर भेज दूं और ए को इधर ले आऊं, तो यहां से मेरे पास क्या बन जाएगा? b इक्वल्स टू 1/a। तो बिल्कुल बन गया, ठीक है ना। तो अगर ए बी को रिलेट कर रहा है तो बी भी ए को रिलेट कर रहा है, बी ए भी रिलेट कर रहे हैं आपस में, तो इसका मतलब ये सम्मित हो जाएगा। अब अगर मैं संकर्मक की बात चेक करता हूं, संकर्मक में मुझे क्या देखना है कि अगर ए, 3 एलिमेंट मुझे लेकर के चलने हैं ए बी सी, और ए बी रिलेट करने चाहिए और बी सी भी रिलेट करने चाहिए, बी सी भी रिलेट करने चाहिए। अगर ए बी रिलेट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ए इक्वल्स टू 1/b होगा, और अगर बी सी रिलेट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि बी इक्वल्स टू 1/c होगा, ठीक है ना। अब मुझे इन दोनों समीकरणों से मुझे बनाना है कि ए और सी रिलेट करें। ए और सी रिलेट करने का मतलब ये है कि ए इक्वल्स टू 1/c आना चाहिए। अगर ये आ गया तो इसका मतलब ये संकर्मक हो जाएगा। तो हम देखते हैं ये आएगा या नहीं आएगा। हम b की वैल्यू उठा करके यहां रख देते हैं ना, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। अब हमें क्या करता हूं, ये b की वैल्यू उठा करके यहां रख देता हूं, तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 1/c। c घूम करके ऊपर चला जाएगा, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a बराबर c आ गया है। तो ये तो ऐसा कोई रिलेशन डिफाइन ही नहीं कर रहा, जिस तरीके से a इक्वल्स टू 1/b होना था। तो ये a इक्वल्स टू 1/c होता तब तो मैं कहता इसको कि ये संकर्मक है, तब तो ये ए और सी रिलेट कर जाते, लेकिन फिलहाल ये रिलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये संकर्मक नहीं है। तो सिर्फ ये आपका समतुल्य भी नहीं है, सम्मित है सिर्फ, ठीक है ना, और संकर्मक भी नहीं है। तो सम्मित है किंतु समतुल्य संकर्मक नहीं है, तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ख क्वेश्चन पर। ख क्वेश्चन कह रहा है कि ए आपके पास ये है, बी ये है, और कोई फंक्शन ये है। देखिए मैं आपको ये दिखा देता हूं, अगर ये ए है और ये बी है, इसमें दे रखे इसने 1 2 3, और इसमें कितने हैं? 4 5 6 7। एक की मैपिंग 4 पे है, ये रहा देखो, एक 4 से रिलेट है, 2 5 से रिलेट कर रहा है, और 3 जो है वो 6 से रिलेट कर रहा है। 3 किससे रिलेट कर रहा है? 6 से। तो यहाँ पे एक ही तो है ये, है ना, क्योंकि एक एलिमेंट एक से जाकर के जुड़ रहा है। लेकिन ये आच्छादक नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट बाकी रह गया है, एक छूट गया है एलिमेंट, सह प्रांत में एक एलिमेंट छूट गया, तो इसका मतलब ये एक ही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गे। ये क्या क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि अगर आपके पास ए का परिमाण √3 है, बी का परिमाण 2 है, तो ए डॉट बी ये है, तो ए और बी के बीच का कोण बताओ। देखिए ए और बी के बीच का कोण क्या होता है, हम जानते हैं ए डॉट बी बराबर होता है ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण, और इंटू में आ जाता है हमारा कोस थीटा। हमें यहाँ से थीटा निकालना है। तो देखिए ए डॉट बी इसने दे रखा है √6, वो यहाँ रख दिया मैंने, और इक्वल्स टू इसकी वैल्यू इसने दे रखी है √3, और इसकी वैल्यू इसने दे रखी है 2, और इंटू में है कोस थीटा। तो अगर मैं यहाँ से कोस थीटा निकालता हूँ, कोस थीटा इक्वल्स टू ये दोनों चीज इसके अपॉन में चली जाएगी, √6 अपॉन √3 इंटू 2, ठीक है ना। अब √3 और √6 दोनों रूट में है, तो यहाँ से कट जाएगा, 3 दूनी 6 यानी √2 आ जाएगा। तो √2 अपॉन 2 आ गया, और √2 से ये कट के √2 आ जाएगा, तो नीचे कितना आएगा? 1 अपॉन √2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस ये होती है 45 में, यानी π/4 में, तो यानी आपका थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? π/4 आ जाएगी, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन है π/4? सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यह क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपका साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन करने के लिए कह रहा है। तो बच्चों जब भी आपको साइन स्क्वायर एक्स या कोस स्क्वायर एक्स का समाकलन करना हो, तो आप cos 2x के फॉर्मूले यूज कीजिए, ठीक है ना। cos 2x का फॉर्मूला क्या कहता है कि 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है ना। यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करूं, तो वो क्या आएगी? वो आएगी 1 - cos 2x अपॉन में 2। बस ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख दीजिए और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है। 1 - cos 2x अपॉन में 2 आ जाएगा, और dx आ जाएगा। अब बारी बारी दोनों को अलग अलग कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1/2 अलग, और इसका इंटीग्रेशन 1 dx 1 का करेंगे, और यहाँ पे cos 2x और इसका 1/2 अलग dx, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x/2 माइनस, और cos 2x का हो जाएगा sin 2x, है ना, पॉजिटिव में ही, और x के मल्टीप्लाई में जो है वो 1 अपॉन में आएगा, और 1 अपॉन में 2 पहले से है, तो ये 4 हो जाएगा, और प्लस में आ जाएगा c। तो देखिए x/2 माइनस sin 2x अपॉन 4, कौन सा ऑप्शन है आपका? पहला ही ऑप्शन सही है मेरे ख्याल से, x/2 माइनस sin 2x अपॉन 4 जी, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अवकल समीकरण इतने की कोटि क्या है।
तो इस अवकल समीकरण की कोटि क्या है? तो देखिए ये अवकल समीकरण की कोटि हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर आपके पास कोई लॉग फंक्शन, साइन फंक्शन, उनके अंदर कोई डेरिवेटिव रखा हो, dy/dx रखा हो, d2y/dx² रखा हो, तो उनकी कोटि हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन इसकी तो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे ज्यादा बार जो अवकलन किया हुआ होगा इसका, तो वही इसकी अवकलन की कोटि कहलाएगा। तो एक बार ये अवकलन किया हुआ है और ये तीसरी बार किया हुआ है ना, थर्ड अवकलज है ये आपका, थर्ड डेरिवेटिव, तो ये इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी कोटि 3 है, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा, कोटि इसकी 3 हो जाएगी। और अगर ये घात पूछता तो सबसे ज्यादा कोटि जो होगी, कोटि की पावर जो होगी ऊपर, वो घात होगी, तो इस अवकल समीकरण की घात ये हो जाती, 2 हो जाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे का क्या पार्ट। ये कह रहा है आपको कि कोट इनवर्स -1/√3 इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो कोट इनवर्स, देखो आपको एक फॉर्मूला बताता हूं कि कोट इनवर्स के अंदर, पहले मैं इसको लिख लेता हूं, कोट इनवर्स, और कोट में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? कोट में 1/√3 जो होती है वो होती है आपकी 60 की वैल्यू, है ना, यानी इसको हम लिख सकते हैं कोट π/3, कोट π/3। अब अगर कोट के अंदर माइनस आ जाए यहाँ पर, तो हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस, और ये आ जाएगा कोट इनवर्स कोट π/3, इसको जू का तू लिख देंगे, ठीक है ना, पाई माइनस में। तो ये क्या हो जाएगा? कोट से कोट हट जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? पाई माइनस π/3, 3 पाई माइनस पाई 2 π/3 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दूसरे का क्या क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है अभी हम लास्ट पेपर में करके आए हैं, है ना। ये क्वेश्चन आपका 324 EZ कोड में, 324 EZ कोड में, ये आपका 9 का ख पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है वहां पर, ये ठीक है। वहां पे हमने अच्छे से करा रखा है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर कर लीजिएगा। ये कोड 2024 में आया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गया क्वेश्चन। ये कह रहा है कि हल कीजिए dy/dx इक्वल्स टू 1 + y² अपॉन 1 + x²। ये अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए वेरिएबल सेपरेबल आराम से हो जाएगा इजीली, तो y वाले y की साइड भेज दो, x वाले एक तरफ कर लो, तो ये y वाला इधर आ गया, तो ये हो गया 1 + y² dy, और ये हो गया 1/1 + x² dx, ठीक है। दोनों ओर का समाकलन कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 1/1 + y² हो जाएगा tan इनवर्स y, 1/1 + x² हो जाएगा tan इनवर्स x, और प्लस में आ जाएगा, अगर आप लेना चाहते हैं तो कांस्टेंट भी tan इनवर्स में ले सकते हैं, tan इनवर्स c, अदरवाइज आप c ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका ऑप्शन नंबर, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, गया क्वेश्चन कह रहा है x के सापेक्ष इसका समाकलन कीजिए, यानी आपको ये समाकलन करना है साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 + x²। अगर आपको सबसे पहले समाकलन जो देखना है, अब अगर डायरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट कर दीजिए, लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आपको अप्रोचेज, जैसे कि मेथड होते हैं ना अलग अलग लगाने के, इंटीग्रेशन किस मेथड से करें, तो आपको पहले देखना है, सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूट ही करके देखना है कि इसमें कोई ऐसा फंक्शन रखा है क्या कि जिसका मैं डिफरेंशिएशन कर दूं और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो फंक्शन आएगा वो भी इसी में रखा हो। अब जैसे मैं tan इनवर्स x है यहाँ पर, अगर मैं इसको t मान लेता हूं, तो जब मैं उस t का डिफरेंशिएशन करूंगा तो tan इनवर्स x का क्या आ जाएगा 1/1 + x², तो ये 1/1 + x² भी यहाँ पे रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें पुट कर लेता हूँ, पुट tan इनवर्स x को t मान लेते हैं, tan इनवर्स x को t मान लिया हमने। तो यहाँ से जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा dwr2x, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 + x² हो जाएगा, और ये हो जाएगा dt/dx, तो वो dx में इधर भेज दूंगा डायरेक्ट, ठीक है ना, नीचे वाला dx इधर भेज दिया। अब मैं क्या करूंगा, देखिए tan इनवर्स x की जगह तो मैंने यहाँ पे रख दिया t, तो ये हो गया sin t, और जो नीचे वाला 1 + x² है और उसके साथ dx है, नीचे वाला 1 + x² और उसके साथ dx, उसकी जगह में लिख दूंगा dt, ठीक है, और ये हो जाएगा समाकलन। अब sin t का क्या होता है माइनस के cos t + c, और यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए t की, तो आ जाएगा tan इनवर्स x, और प्लस में आ जाएगा c, ये आपका हो जाएगा आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा है कि P ऑफ A आपके पास ये है, P ऑफ B ये है, और P ऑफ A इंटरसेक्शन B ये है, आपको निकालना है P A नहीं और B नहीं। अब मैं आपको बता दूं कि P A नहीं का मतलब A' और का मतलब इंटरसेक्शन, और B नहीं का मतलब B', या आप वो बार भी लगा सकते हैं, है ना, बार भी लगा सकते हैं। और आप ये जानते होंगे कि A' इंटरसेक्शन B' को मैं ऐसे लिख सकता हूं A यूनियन B का होल डैश, है ना। आपने ये पढ़ा होगा सेट वाले पहले चैप्टर में, 11वीं क्लास में पहले चैप्टर में, सेट समुच्चय वाले चैप्टर में, है ना। वहां पे क्या था, ये एक रूल था, A' इंटरसेक्शन B' को हम लिख सकते थे A यूनियन B', और अगर A' यूनियन B' होता तो उसको लिख देते A इंटरसेक्शन B का होल डैश, ठीक है। अब देखिए ये किसी चीज के ना होने की प्रायिकता है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 - होने की प्रायिकता,
क्योंकि किसी चीज के होने की प्रायिकता प्लस उस चीज के ना होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। तो हमने ना होने की प्रायिकता को लिख दिया 1 माइनस होने की प्रायिकता, ठीक है। अब 1 माइनस इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या फॉर्मूला होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, सबको पता है, बस वो लगा दीजिए। अब यहां पर सारी वैल्यू रख दीजिए। पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/4, पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/8। तो कितना आ जाएगा 1 माइनस, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5/8, और इसको सॉल्व करेंगे तो 8 - 5 ये आ जाएगा आपका 3/8, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। आसान क्वेश्चन है, इजीली हो रहे हैं, ठीक है ना। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कीजिएगा और आगे बढ़िएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए यदि आपके पास ये है। तो देखिए मैं क्या करता हूं, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देता हूं ये, तो ये आ जाएगा 2 + y। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 2 की हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगी। चलो मैं लिख देता हूं, 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 0 हो गया, 2x हो गया। अब इसको मुझे इसके अंदर जोड़ना है, y 0 1 2 और फिर बराबर रख देना है 5 6 1 8 इस अवयव के, ठीक है। तो कैसे जोड़ूंगा, पहला एलिमेंट पहले में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 + y, दूसरा दूसरे में जुड़ेगा 6 + 0, तीसरा तीसरे में जुड़ेगा 0 + 1, चौथा चौथे में 2x + 2, ठीक है। यह आपका एक अवयव बन जाएगा और इधर है आपका 5 6 1 8, ठीक है। अब देखिए पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, क्योंकि दो अवयव तभी बराबर होंगी जब उनके संगत अवयव बराबर होंगे। तो यहां से अगर मैं कहूं कि तुलना करने पर तो 2 + y = 5 है, और लास्ट वाला देखो एक ये 2x + 2 = 8 है। अब आप कहोगे कि हमने ये बराबर क्यों नहीं रखे, इन्हें रखने से कुछ फायदा नहीं है, हमें x और y के मान निकालने हैं। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमने कंपेयर की, ठीक है ना। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकलेगी, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 कॉमन लेकर के यहाँ से काट दो 4 हो जाएगा, और फिर 1 माइनस कर दो तो ये भी 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू भी आपकी 3 आ गई, ठीक है ना। x और y दोनों वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि x बराबर आपके पास है a × थीटा माइनस के साइन थीटा, ठीक है, और एक है आपके पास y = a × 1 + cos थीटा। आसान है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, क्योंकि मुझे dy/dx चाहिए। dy/dx का मतलब है कि मुझे, देखिए ये पैरामीट्रिक फॉर्म है ना, पैरामीट्रिक फॉर्म है, इसको हमें dy/dx निकालने के लिए इस तरीके से करना पड़ेगा। इसका भी थीटा के रिस्पेक्ट में और इसका भी थीटा के रिस्पेक्ट में समाकलन अवकलन कर दीजिए, dx/dθ, dx/dθ। तो ये क्या हो जाएगा, a × थीटा का हो जाएगा 1 और साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। ऐसे ही इसका भी आप थीटा के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, dy/dθ = a × 1 का 0 हो जाएगा और cos थीटा का माइनस के साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपकी हो जाएगी समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। आपको चाहिए dy/dx, तो इसके अपॉन में ये रख दो, है ना। समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका dy/dθ अपॉन dx/dθ इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a × माइनस के साइन थीटा और ये हो जाएगा a × 1 माइनस के कोस थीटा, ठीक है। a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। अब माइनस के साइन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 sin θ/2 × cos θ/2, ठीक है। और नीचे वाले को 1 माइनस, ये cos थीटा है, इसका फॉर्मूला खोल सकता हूं मैं, 1 - 2 sin² थीटा, और वो हो जाएगा प्लस 2 sin² थीटा, है ना, क्योंकि बाहर माइनस है। अब 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, फिर ये बचा, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और sin θ/2 से sin θ/2 कैंसिल आउट हो गया, cos θ/2 अपॉन sin θ/2, ये कितना हो गया, माइनस के cot θ/2, और यहाँ dθ से dθ कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया, dy/dx, ठीक है ना। तो आपका ये आ जाएगा आंसर, dy/dx = माइनस के cot θ/2, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यह क्वेश्चन क्या कहता है, यह क्वेश्चन कह रहा है कि समाकलन कीजिए ex × tan 1 x + 1/1 + x² और dx, ठीक है। अब इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूं, ठीक है ना। एक तो मेरे पास फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। देखिए फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपके पास इस तरीके का कोई फंक्शन रखा हुआ है जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है, कि उसके साथ ex के इनटू में एक फंक्शन fx हो और प्लस में उसका डेरिवेटिव रखा हो, तो इसका समाकलन आपका इजीली e⁻x और वो फंक्शन आ जाता है, ठीक है ना। समझ रहे बात को, e⁻x tan 1 x आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, बिल्कुल, है ना। लेकिन ये 2 नंबर में है तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा ही। आप या तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, ये फॉर्मूला है, लेकिन ये 2 नंबर में है मेरे ख्याल से, तो आप इसको लॉन्ग वाले मेथड से कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि कुछ लिखना भी है इसमें, तो एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा ये। तो इस फॉर्मूले से मत कीजिएगा आप इसको।
अब ऐसे कीजिएगा, हम क्या करेंगे, दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे अलग अलग, e की पावर x tan इनवर्स x dx प्लस e की पावर x और ये आ जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है ना। अब देखिए इसका समाकलन करते हैं, e की पावर x का e की पावर x इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x और tan इनवर्स x का हम करेंगे, आई एम सॉरी ये हमने गलत ले लिया, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है ना। tan इनवर्स x को tan इनवर्स x ही लिख लेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और सेकंड का इंटीग्रेशन यही आ जाएगा, ठीक है ना, e की पावर x ही आ जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर होल इंटीग्रेशन लगाएंगे और फर्स्ट फंक्शन का हम करेंगे डेरिवेटिव, यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इसका, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर x का आ जाएगा, e की पावर x ही और dx में आ जाएगा, और प्लस में ये आपका इंटीग्रेशन ये यहाँ पे रखा ही है, e की पावर x 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर और dx। हाँ बच्चों ये सेकंड वाली टर्म हमारी प्लस में थी, है ना, इस वजह से तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या हमारे पास, e की पावर x tan इनवर्स x और ये प्लस c है, तो e की पावर x tan इनवर्स x और प्लस में c, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन ये कहता है कि बिंदुओं ए बी सी डी के निर्देशांक क्रम से ये और ये दे रखे हैं इसने, ए के निर्देशांक यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर दिया है ऐसे, ए के निर्देशांक क्या दिए हैं 1 2 3 और बी के निर्देशांक दिए हैं उसने 4 5 7 और सी के निर्देशांक दिए हैं -4 3 और -6 और डी के निर्देशांक दिए हैं 2 9 2, ठीक है। अब वो कह रहा है कि तो रेखाओं ए बी और सी डी के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत आसान है, ज्ञात कर सकते हैं हम इसको। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी और सी डी रेखा निकालनी पड़ेगी हमें, है ना। तो ए बी के लिए द्विकोणों चाहिए होंगे, सदिश ए बी के लिए। तो अगर मैं डायरेक्ट सदिश बनाऊं तो वेक्टर ए बी अगर मैं बनाऊं तो बी का स्थिति सदिश माइनस ये स्थिति सदिश है ना, तो बी का स्थिति सदिश माइनस ए के स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। अब मैंने स्थिति सदिश तो लिखा ही नहीं, है ना, बी का स्थिति सदिश ए का स्थिति सदिश तो मैंने बनाया ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम तो डायरेक्ट बना देते हैं, ठीक है ना। तो 4 में से 1 घटाओ, इसको ऐसे कर लो 4 - 1 आई कैप और फिर 5 - 2 प्लस 5 - 2 जे कैप और 7 - 3 प्लस 7 - 3 के कैप। तो ये क्या बन जाएगा 3 आई कैप प्लस 5 में से 2 गए 3 जे कैप और प्लस 7 में से 3 गए 4 के कैप, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका ए बी वैक्टर, ठीक है। इसी तरीके से हम निकालते हैं सी डी वैक्टर डी के स्थिति सदिश माइनस सी के, यानी द्विकोणुपात घटा देंगे हम, ये तो द्विकोणुपात दे रखे हैं ना, तो डी में से सी घटाना है, तो हमारा आ जाएगा 2 - -4 आई कैप प्लस 9 - 3 जे कैप और प्लस 2 - -6 के कैप। ये हो जाएगा आपका 4 और 2 6 आई कैप, 9 और 3 9 में से 3 गए 6 जे कैप प्लस 6 और 2 8 के कैप। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो भी लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 3, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं तो ये बनेगा 2 आई कैप बनेगा नहीं और 2 जे कैप और प्लस 4 के कैप, सॉरी 3 नहीं 2 कॉमन लेंगे इसमें से, यहाँ पे 3 बनेगा, यहाँ पे भी 3 बनेगा और ये बनेगा 2 चौका 8 के कैप। अब देखिए ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम है ना, तो मैं इसको कह दूं कि सी डी वैक्टर इक्वल्स टू 2 इंटू ए बी वैक्टर बन गया, है ना। तो यानी अगर कोई वेक्टर उसी वेक्टर के किसी नंबर से मल्टीपल में है बस और वो उसके इक्वल है, तो इसका मतलब है ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं, संरेख हैं या पैरेलल हैं, ठीक है ना। संरेख हैं या पैरेलल हैं, अगर संरेख हैं यानी एक ही लाइन में है और पैरेलल भी ऐसा ही है कुछ, है ना, कि दोनों पैरेलल हैं, तो इनके बीच में तो कौन बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। ये कंडीशन आपको कुछ ऐसी नहीं दिख रही जैसे वो हमने पढ़ी थी बी वेक्टर बराबर लैम्डा ए वेक्टर, आपने ये बुक में पढ़ी होगी। इसका मतलब ये होता है कि बी और ए कोलिनियर हैं यानी संरेख हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि बी और ए समांतर हैं, बी वेक्टर ए और वेक्टर बी समांतर हैं। तो हम यहाँ कहेंगे इसको अगर मैं 1 बनाऊं तो मैं कहूंगा समीकरण 1 से स्पष्ट है कि सी डी वैक्टर तथा ए बी वैक्टर समांतर हैं, अतः समांतर हैं तो इनके बीच कोण भी नहीं बनेगा कुछ, अतः इनके बीच बना कोण क्या होगा 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री है, ठीक है ना। आप इससे भी निकाल सकते हैं या आप ए डॉट बी बराबर
ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू कोस थीटा, उस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। इसको ए वेक्टर मान लेना, इसको बी वेक्टर मान लेना और उससे भी कर लेना, ठीक है ना। आप इससे भी कर सकते हैं, 2 नंबर का ही तो क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ का क्या क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय इतने में, यानी ये समुच्चय दे रखा है इसने 1 2 3, समुच्चय में 1 2 और 2 1 के अंतर्वृष्ट करने, अंतर्वृष्ट करने का मतलब है सम्मिलित करने, है ना। इन दोनों को अगर मैं उसमें इंक्लूड कर लूं, सम्मिलित कर लूं, करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन की जो संख्या है वो 2 है। ऐसे 2 ही रिलेशन बन सकते हैं, हमें वो दिखाना है, ऐसे 2 ही संबंध बन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मैं आपका एक रिलेशन बनाऊं R1, तो R1 क्या होगा, देखिए मुझे समतुल्य भी बनाना है, सम्मित भी बनाना है और संक्रमक भी बनाना है। अब अगर इस सेट के लिए मैं समतुल्य संबंध बनाऊं तो उसमें 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए। तो ये तो अब तो समतुल्य हो गया। सम्मित उसने ये कहा कि उसमें ये दोनों नंबर भी होने चाहिए, दो एलिमेंट भी होने चाहिए, तो 1 2 और 2 1 मैंने डाल दिया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ये सम्मित भी हो गया, है ना। अब क्या ये संक्रमक है, हाँ ये संक्रमक भी है। अगर मैं इन दोनों एलिमेंट को उठाऊं और फिर तीसरा एलिमेंट 1 1 मिलेगा तो 1 1 भी इसमें है। तो सबसे छोटा रिलेशन यही है ना। तो हम कहेंगे कि R1 अवयव अवयव 1 2 तथा 2 1 को सम्मिलित करने वाला सबसे छोटा संबंध है, सबसे छोटा रिलेशन यही है, ठीक है। अब इससे बड़े भी बन सकते हैं। देखिए हमारे पास कौन कौन से नंबर रह गए जो इसमें डलने हैं, अगर हम डाल सकते हैं उसको, तो 1 के साथ 2 ले लिया, 2 के साथ 1 भी ले लिया। अब 2 के साथ 3 आ सकता है या 3 के साथ 2 आ सकता है, और एक 1 और 3 आ सकता है या 3 1 आ सकता है। ये 4 एलिमेंट और हैं जो इसमें हम डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूं, इनमें से अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट उठाऊंगा, है ना, हम कहेंगे कि इनके ये डालने के बाद हमारे पास 4 एलिमेंट बचे, तो हम इसमें एक बात लिख देते हैं कि तब शेष अवयव, तब शेष अवयव, शेष अवयवों लिख लो, शेष अवयवों 2 3 3 2 1 3 3 1 में से, अगर इन शेष अवयवों में से आप इसमें कोई भी एक डाल देते हैं, 2 3 डाल दो या 3 2 डाल दो, मान लिया मैंने 2 3 डाल दिया, है ना, कोई ये डाल दिया 2 3, तो वो सम्मित नहीं होगा। उसको सम्मित बनाने के लिए आपको 3 2 भी डालना पड़ेगा, और जैसे ही आप 3 2 डाल दोगे तो 2 3 और 3 2, तो इसके अकॉर्डिंग आपको, अगर मैं ये ले लूं 1 2 और 2 3, तो फिर 1 3 भी उसमें मिलना चाहिए, तो संक्रमक भी 1 3 भी लाना पड़ेगा, है ना। तो हम कहेंगे कि तब शेष अवयव में से कोई एक कोई एक कोई एक अवयव कोई एक अवयव भी कोई एक अवयव भी डालने पर, कोई एक अवयव भी रिलेशन में डालने पर, R1 में डालने पर, मुझे दूसरा रिलेशन बनाना है ना, उस रिलेशन में अगर मैं कोई ये तो है ही उसमें, इनके अलावा इनमें से कोई एक भी अगर मैं डालता हूं, तब उसको सम्मित तथा संक्रमक बनाने के लिए, सम्मित तथा संक्रमक बनाने के लिए, सम्मित तथा संक्रमक बनाने के लिए बाकी अवयव भी डालने पड़ेंगे, बाकी अवयव भी डालने पड़ेंगे। अतः R2 क्या हो जाएगा आपका दूसरा रिलेशन, 1 1 2 2 3 3 और 1 2 2 1 1 3 3 1 और इसके अलावा 2 3 3 2। अब ये इसमें सारे एलिमेंट आ गए, इनके अलावा कोई बचा ही नहीं, तो इसके अलावा और कोई रिलेशन भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो हम इसको क्या कहेंगे, अतः R2 सहित इसने क्या कहा था, R2 सहित 1 2 तथा 2 1 को, 1 2 तथा 2 1 को सम्मिलित करने वाले, सम्मिलित करने वाले संबंधों की संख्या 2 है, संबंधों की संख्या 2 है।
अब आप सोचेंगे इसमें इतनी थ्योरी क्यों लिख दी, तो बच्चों आपको इसमें थ्योरी अपने हिसाब से लिखनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका ऐसा ही है, बस इसमें आपको थ्योरी अपने हिसाब से लिखनी है, ठीक है ना। और ये थ्योरेटिकल इसी तरीके से लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मैथमेटिकल तो इसमें कुछ काम करने का है नहीं। बाकी तो 2 लाइन का है ये, एक रिलेशन आप ये बना दो, एक रिलेशन आप ये बना दो, लेकिन उसको थ्योरी में थोड़ा सा बता दो, क्योंकि 2 नंबर में आया हुआ भी है तो लिखना भी पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अपने वर्डों में आप लिख सकते हैं, इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th का ख पार्ट कह रहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें फंक्शन ये से प्रदत्त फलन f वर्धमान है और ह्रासमान है। तो आपके पास फंक्शन उसने दे रखा है f(x = x² - 4x + 6), ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसमें f' निकालना होता है, f' यानी dwr2x, तो ये क्या आ जाएगा 2x - 4, ठीक है ना। अगर मैं देखूं तो इसमें से 2 कॉमन ले लो तो x - 2 बचेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वर्धमान ह्रासमान के लिए हमें f' को 0 रखना होता है, ठीक है। तो हम f' को 0 रखेंगे, x के मान निकालेंगे। तो हमने क्या किया, 2 × x - 2 0 रख दिया और x की वैल्यू निकाली, यहां से मिली हमें x की वैल्यू 2, ठीक है। अब हम एक नंबर लाइन खींचेंगे, ये नंबर लाइन है पूरी r, है ना। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, ये x = 2, x = 2 मान लीजिए हमारे पास यहाँ बैठा है, यहाँ ये प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, यहाँ ये नेगेटिव इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि इन दो, क्योंकि ये 2 अंतराल में डिवाइड कर दिया इसने, पूरे r को 2 अंतराल में डिवाइड कर दिया, एक तो 2 से लेके इन्फिनिटी तक और एक -इन्फिनिटी से 2 तक, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि किसमें ये वर्धमान है और किसमें ये ह्रासमान है। अगर मैं 2 से बड़े नंबर लेता हूं और f' में रखता हूं तो उसका साइन देखना पड़ेगा मुझे। तो हम क्या करेंगे, 2 से बड़ा नंबर उठा लेते हैं, कोई 3 उठा लिया, 4 उठा लिया या 5 उठा लिया, मान लिया 3 उठा लिया हमने, 3 यहां पे रखा, f' में रखेंगे 3 रखा हमने यहाँ, तो 3 - 2 1 बचा, 1 × 2 2 आया, यानी पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें तो आया ये पॉजिटिव, ठीक है। अब 2 से छोटे नंबर उठा करके देखो, मान लो आपने 1 उठा लिया 2 से छोटा नंबर, या 0 उठा लिया, तो अगर मैंने यहाँ 0 रखा तो ये आ जाएगा -2 की 2 में मल्टीप्लाई होगी -4, तो ये निगेटिव आ जाएगा। 1 उठाओगे तब भी निगेटिव आएगा, तो ये आ गया निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब वर्धमान है और निगेटिव का मतलब ह्रासमान है। तो इस अंतराल से आपको पता चला कि इस अंतराल में तो वर्धमान है और इस अंतराल में ह्रासमान है। तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में हम ये लिखेंगे, यहाँ पे तो हम लिखेंगे अंतराल, ठीक है, अंतराल लिखेंगे, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे f' का चिन्ह कि कहाँ वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है उस अंतराल में, और यहाँ पे हम लिखेंगे f(x) की प्रकृति कि वर्धमान है या ह्रासमान है, ठीक है ना, प्रकृति। अब देखिए अंतराल हमारे पास 2 ही हैं, एक तो -इन्फिनिटी से 2 और दूसरा है 2 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए f' का चिन्ह, f' का चिन्ह इस वाले अंतराल में निगेटिव है, तो हम इसमें लिख देंगे माइनस यानी निगेटिव, और इस वाले अंतराल में क्या है पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव, या आप यहाँ पे ऋणात्मक और धनात्मक भी लिख सकते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक, ठीक है, धनात्मक। अब f(x) की प्रकृति इस वाले अंतराल में क्या है, अगर निगेटिव है तो ह्रासमान होगा यानी घट रहा होगा, और अगर पॉजिटिव है धनात्मक है तो इसका मतलब बढ़ रहा होगा यानी वर्धमान, ठीक है। अब वो दोनों ही पूछ रहा था, पहले में उसने पूछा था, पहले का आंसर पूछा था उसने वर्धमान, तो वर्धमान किस अंतराल में है, अतः फलन f(x) अंतराल 2 से लेकर के इन्फिनिटी में वर्धमान है, ऐसे लिख दीजिए वर्धमान है, ठीक है। फिर इसके सेकंड पार्ट उठाओ, उसमें लिखो f(x) अंतराल -इन्फिनिटी से 2 में क्या है, ह्रासमान है, ठीक है ना। और ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, गया क्वेश्चन कह रहा है कि अवकल समीकरण हमारे पास है x - y dy/dx और इक्वल्स टू है x + 2y, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ से सबसे पहले हम dy/dx की वैल्यू निकालेंगे। dy/dx की वैल्यू आएगी x + 2y अपॉन x - y। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारी x की घात ऊपर भी एक, मतलब जो वेरिएबल्स हैं उनकी घात एक है हाईएस्ट, अगर मैं देखूं, और नीचे भी एक ही है डिग्री, यानी ऊपर भी डिग्री 2 1 है और नीचे भी डिग्री 1 ही है, तो इसका मतलब ये समघातीय हो गया, है ना, समघातीय हो गया ना, ये दोनों की घात 1 1 है, तो ये समघातीय तरीके की होगी, यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघातीय अवकल समीकरण। उसको सोल्व करने का हमारे पास तरीका ये है कि अगर dy/dx है तो y = vx पुट करो, और अगर dx/dy होता तो x = vy पुट करना होता। तो हम क्या करेंगे, इसका देखो इस वाली समीकरण का dwr2x करेंगे पुट, ये पुट करेंगे इसमें, और पहले इसका हम dwr2x करते हैं इस वाली समीकरण का, ये क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, ये दो फंक्शन है अलग अलग, v भी x का फंक्शन है और x भी,
v भी वेरिएबल है और x भी। तो v का जब हम v को एज इट इज रखेंगे, x का करेंगे, x का आ जाएगा 1 प्लस x का करेंगे, सॉरी x को एज इट इज रखेंगे, v का करेंगे, v का आ जाएगा dv अपॉन dx, ठीक है ना। तो यहां से ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, ये y बराबर vx इसमें पुट करने के बाद, y बराबर vx इसमें पुट करने के बाद ये भी dy बाई dx है, ये भी dy बाई dx है, दोनों को इक्वल रख देंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो मैं ये पहले लिख देता हूं इधर वाला v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये इसके बराबर है। तो यहाँ पे लिख देता हूं x प्लस वाई की जगह वी एक्स रख दिया अपॉन यहाँ पे 2b है और x माइनस वी एक्स, ठीक है ना। तो देखिए x ऊपर से भी कॉमन आएगा, ये बनेगा 1 प्लस 2v और नीचे से भी कॉमन आएगा, ये बनेगा 1 माइनस वी, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, v उधर जाएगा तो ये आ जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस वी माइनस वी, ये वाला v उधर चला गया घूम करके माइनस v हो गया। अब अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो 1 प्लस 2v माइनस वी इंटू 1 माइनस वी, इस v में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और अपॉन में आ जाएगा आपका 1 माइनस वी, ठीक है। तो ये आपका बनेगा x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 2v माइनस वी और माइनस वी स्क्वायर। देखिए 2v और माइनस वी, 2v में से v गया, कितना बचेगा, v बचेगा और माइनस माइनस प्लस ये आएगा v स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस वी। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, मतलब चर पृथकीकरण, दोनों चर को अलग अलग कर लेते हैं, x के अलग और v के अलग। तो v वाले इधर कर लेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू, और ये कर लेते हैं इधर 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लेकर के इधर भेज दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका v माइनस 1 अपॉन, इसको लिख लूंगा वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन एक्स और डी एक्स, दोनों और का मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ, इधर का भी और इधर का भी। अब देखिए अगर मैं इसको t मानता हूँ तो ये आएगा 2v प्लस, ये आएगा 2v प्लस 1, लेकिन ऊपर है v माइनस 1, है ना। तो इसको अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं लेट वी स्क्वायर प्लस, सॉरी, एक फॉर्म हमारे पास ऐसी है कि अगर वेरिएबल तो सेम है, वेरिएबल तो सही है, लेकिन बस कांस्टेंट दिक्कत कर रहे हैं ना, तो उसमें हम इस तरीके से मानते हैं कि v माइनस 1 को आप ऐसे मान लो, माना v माइनस 1 बराबर a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाली टर्म वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, पढ़ी होगी आपने बुक में ना, और प्लस में आ जाएगा एक कांस्टेंट प्लस b, ठीक है। तो यहां से आएगा v माइनस 1 बराबर a इंटू, इसका हम अवकलन कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 2v प्लस v और 1 का हो जाएगा 0 और प्लस में आ जाएगा b। इसको यहाँ पे कोई इक्वेशन बना लो, है ना, दो इक्वेशन हमारे पास पहले से हो ही गई, और इसको थर्ड बना लेते हैं और इसको फोर्थ बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, ए और बी के मान इसी में रख के हमें यहाँ रखने हैं वो। तो यहाँ से ए और बी के मान निकालने हैं, अब आप किसी भी तरीके से ए और बी के मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये तो 2v हो जाएगा और ये v का 1 हो जाएगा, सॉरी, यहाँ से ए और बी के मान निकालने हैं, किसी भी तरीके से निकालिए, ठीक है। चाहे तो आप v की वैल्यू कुछ पुट करके तब निकाल लीजिए, या फिर इस तरीके से निकाल लीजिए, v माइनस 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2av, a की मल्टीप्लाई कर दी प्लस a प्लस के b आ जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, a प्लस के b आ जाएगा। अब देखिए जो मैं क्या करूंगा, गुणांकों की तुलना करूंगा, यहाँ पर गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, तो इधर भी v है और इधर भी v है, तो v के गुणांक में क्या है 2a और इधर v के गुना में क्या है 1, तो 1 बराबर 2a हो जाएगा, तो a बराबर 1/2 हो जाएगा। बहुत आसान है ना। अब देखिए ये कांस्टेंट टर्म है सारी, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है मल्टीप्लाई में, और ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा -1, a की वैल्यू 1/2 है, यहाँ पे रख दो, प्लस b इक्वल्स टू -1, और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2, उधर भेज दिया तो ये हो गया -1 और -1/2, तो कितना हो जाएगा -3/2, ठीक है ना। तो b की वैल्यू आपकी ये आ गई -3/2। अब ये a और b की वैल्यू यहां रखने के बाद ये जो इक्वेशन है a और b की वैल्यू यहां रख दो, और फिर v-1 की जगह इस वाली इक्वेशन को यहां रख दो, ठीक है ना। तो अब हम कहेंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से a और b के मान यहां पे रख दो पहले, और फिर ये मान v-1 की जगह यहां पे रख दो, तो ये आपका हो जाएगा पूरा। अगर मैं देखूं a की जगह 1/2 यहाँ रखूंगा ऊपर, a की जगह 1/2, ये आ गया 1/2, इंटू में आ गया 2v प्लस 1, इंटू में आ गया क्या 2v प्लस 1, और प्लस b की वैल्यू कितनी है -3/2, तो ये -3/2 हो जाएगा, और पूरे के अपॉन में v स्क्वायर प्लस 1 v प्लस 1
इंटू डी वी और इक्वल्स टू माइनस 1/x dx, ठीक है ना, यही है ना। अब देखिए यहां से क्या होगा, यहां से आपका ये हो जाएगा, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, एक बार इसके अपोन में एक बार इसके अपोन में, तो ये आ जाएगा, जब इसके अपोन में करूंगा 1/2 अलग आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2v प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इंटू डी वी, माइनस ये 3/2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 डी वी, और ये आ जाएगा माइनस 1/x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इस वाले को कुछ मानता हूं, t मानता हूं या u मानता हूं, तो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन पूरा पूरा रखा है। अगर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर पूरा पूरा डिफरेंशिएशन रखा हो तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये आ जाएगा log और नीचे वाला फंक्शन, यानी log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, ठीक है। फिर माइनस 3/2, अब इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसको मुझे फॉर्म बनानी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर वाली फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 है, तो ये a स्क्वायर हो गया, और मुझे जरूरत पड़ेगी, देखिए कैसे बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर, जो x वाली टर्म होती है यानी v वाली टर्म है, उसके इंटू में जो भी है 1 है यहाँ पर, उसका हाफ करो, हाफ क्या आएगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर जोड़ना है, 1/2 का स्क्वायर ही घटाना है, यानी 1/4, 1/4 जोड़ना है, 1/4 ही घटाना है। तो हम क्या करेंगे, v स्क्वायर ये आ गया प्लस v आ गया प्लस 1/2 का स्क्वायर हमने जोड़ दिया, और प्लस 1 ये, और जो 1/2 का स्क्वायर घटाएंगे वो हमने यहाँ घटा दिया, ठीक है। ये हो जाएगा dv, और ये हो जाएगा आपका माइनस में log x, और प्लस में आ जाएगा c, ठीक है। अब देखते हैं 1/2 c1 ले लेते हैं इसको, 1/2 log, इसको भी एज इट इज रखते हैं, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस 3/2, ये आपका हो जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की टर्म हो गई है, तो ये बन जाएगा v प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 4 में से 1 गया 3, यानी 3/4, 3/4 को मैं लिख सकता हूँ √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। dv ये अलग हो गया, और माइनस के log x ये हो गया, और प्लस में c1 ये हो गया, ठीक है। अब 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा, यहाँ 1/4 में से गया 3, ये प्लस में आएगा, ये बन जाएगा 1/2 log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस 3/2, देखिए 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, x आपका ये है और a आपका ये है, x/a इक्वल्स टू माइनस log x प्लस c1। अब देखिए यहां से क्या होगा, ये 2 घूम करके ऊपर चले जाएगा, या यहीं से इसको काट दो, एक √3 से एक √3 कट जाएगा, एक √3 बच जाएगा, और v की जगह y/x रख देंगे, क्योंकि देखिए हमने क्या माना था, हमने माना था y बराबर vx माना था, तो v की वैल्यू क्या होगी, y/x हो जाएगी, ठीक है। तो बस वो वापस पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें x और y में ही आंसर देना है, तो ये आ जाएगा log, जब y/x रखूंगा तो y स्क्वायर x स्क्वायर आएगा, जब इसकी जगह रखूंगा तो ये y/x आएगा, और प्लस 1 आएगा, माइनस ये √3 हो जाएगा, √3 tan इनवर्स y/x यहाँ पे भी रखूंगा y/x प्लस, अब देखिए ये जो 2 है, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ यहाँ पे, तो ये 2 तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और प्लस में आ जाएगा 1, और पूरे के अपोन में आएगा 2, तो उस 2 से ये 2 कट जाएगा, और अपोन में आ जाएगा √3, ठीक है ना। इतनी कैलकुलेशन तो आप समझ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, 12th में आ गए हैं अब तो, है ना। अब देखिए 1/2 इस वाली टर्म को अगर मैं इधर ले आता हूँ तो ये क्या बनेगी, इसके साथ 1/2 log y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y/x और प्लस 1, और प्लस में ये वाली टर्म में इधर ले आता हूँ, ये हो जाएगी log x, ये वाली टर्म उधर ले जाता हूँ, ये हो जाएगी √3 tan इनवर्स, ये हो गया आपका 2y प्लस x मल्टीप्लाई, और अपॉन में x की मल्टीप्लाई नीचे, ये हो जाएगा √3x, और प्लस में आ जाएगा c1। तो देखिए इसको इसके साथ ज्वाइंट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 2 से गुना भाग कर देता हूँ, तो 2 से गुना भाग जो मैंने करी, भाग वाला तो ये रहा, और जो वो गुना वाला था वो m log n, तो m चला जाता है n की पावर में, है ना, वो मैंने यहाँ भेज दिया, समझ रहे ना आप बात, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में रखा था वो n, वो m की पावर में चला गया, ये फॉर्मूला होता है ना आपका log m की पावर n, ये n आगे घूम के चला जाता है, तो ये यहाँ से यहाँ भेज दिया मैंने, ठीक है। तो ये 1/2 ये हो गया, अब 1/2 दोनों में आ गया, तो 1/2 मैंने ले लिया कॉमन, तो ये बन जाएगा log m प्लस log n, तो ये हो जाएगा log m इंटू n, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस y/x और प्लस 1, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और बराबर ये पूरी टर्म एज इट इज है, यहाँ पर ये वाली पूरी टर्म एज इट इज है, ठीक है। आगे चलते हैं, 1/2 इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपके पास log,
अब इस एक्स स्क्वायर की मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स स्क्वायर की यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा इस वाली टर्म में, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट के पूरा वाई स्क्वायर बनेगा। इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, एक एक्स कट जाएगा, ये बनेगा एक्स वाई, और इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया ये, ठीक है। और इस 2 की मल्टीप्लाई मैं इधर ही कर देता हूँ बल्कि, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2√3 और tan इनवर्स 2y प्लस एक्स अपॉन √3x और प्लस में 2c1। इसको आप नया कांस्टेंट नाम दे दीजिएगा अगली टर्म में c, ठीक है ना। बस ये आंसर आपका हो जाएगा। ये इसकी जगह लिखा हूं मैं, ठीक है ना। पूरी टर्म लिखनी है जू की त्यों और फिर इसकी जगह c लिख देना बस, ठीक है। नया कांस्टेंट है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये 2 नंबर में दे रखा है, बस इस बात का दुख है क्योंकि लेंथी क्वेश्चन था काफी, कम से कम 5 नंबर का तो ये होना चाहिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, घ क्वेश्चन पर। देखिए यह क्वेश्चन क्या कहता है हमें। यह क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को 2 बार उछाला गया। मान ले एक घटना पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना है और दूसरी घटना बी द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना है, दर्शाते हैं। तो घटनाओं ए और बी के स्वतंत्रता का परीक्षण कीजिए, यानी जो 2 घटनाएं हैं ए और बी, ये स्वतंत्र है या नहीं है, इनकी हमें परीक्षण करना है, ठीक है। तो हम ए के अंदर देख लेते हैं हमारे कितने एलिमेंट आएंगे। पहली उछाल पर पहली बात तो ये, इसका आपको सैंपल स्पेस बनाना है। सैंपल स्पेस का मतलब है आप अगर 2 पासे उछाल रहे हैं, पासे मतलब डाइस, तो एक पासे पे 6 नंबर होते हैं, दूसरे पासे पे भी 6 नंबर हैं, तो एक के साथ 6 के 6 आ सकते हैं, फिर दूसरे के साथ 6 के 6 आ सकते हैं, फिर तीसरे नंबर के साथ 6 के 6 आ सकते हैं। तो आपके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट बनेंगे, 6 गुना 6 यानी 36 एलिमेंट आपके बनेंगे। ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ सकते हैं। पहली उछाल पर विषम संख्या आनी चाहिए, तो पहली उछाल पर अगर विषम संख्या आएगी तो 1 आ सकती है, 1 के साथ इसके सारे आ सकते हैं 6 तक, तो 1 भी आ सकता है, 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 1 के साथ 3 भी आ सकता है, 1 के साथ 4 भी आ सकता है, 1 के साथ 5 भी आ सकता है, 1 के साथ 6 भी आ सकता है। मैं सारे लिख रहा हूं ताकि हमें इंटरसेक्शन में आसानी हो लेने में। अब पहली उछाल पर विषम में 3 भी आ सकता है और पहली उछाल में विषम पे 5 भी आ सकता है, तो हमें 3 के साथ भी ये सारे लिखने पड़ेंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4 और 3 5 और 3 6। और ये 5 6, ठीक है। ये आपका बन गया ए सेट। इसी तरीके से हमें बी सेट बनाना है, और बी सेट में वो ये कह रहा है कि द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना। द्वितीय उछाल पर मतलब दूसरी उछाल पे विषम मिलने चाहिए, बाकी पहली उछाल पे कुछ भी हो सकता है। तो द्वितीय उछाल पे विषम में क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब 1 के साथ 1 आ जाएगा, 2 के साथ भी 1 आ जाएगा, 3 के साथ भी 1 आ जाएगा, 4 के साथ भी 1 आ जाएगा, 5 के साथ भी 1 आ जाएगा और 6 के साथ भी 1 आ जाएगा, ठीक है। हमने दूसरी उछाल पर 1 ही रखा विषम संख्या, पहली उछाल पर कुछ भी आ सकता है। अब हमने दूसरी उछाल पर दूसरा नंबर 3 भी आ सकता है ना विषम संख्या में, तो इसके साथ 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 2 के साथ 3 आ सकता है, और 3 के साथ 3 आ सकता है, और 4 के साथ 3 आ सकता है, और 5 के साथ 3 आ सकता है, और 6 के साथ 3 आ सकता है, ठीक है। इसी तरीके से 1 के साथ 5 आ सकता है, 2 के साथ 5 आ सकता है, और 3 के साथ 5 आ सकता है, और 4 5 5 5 और 6 5 ये हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी 6 3 18 और 6 3 18, इसके अंदर भी 18 एलिमेंट। तो अगर देखा जाए ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या एलिमेंट होंगे, बस वो हमें देखने हैं, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी में, अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से, एक तो 1 1 मिल गया, एक ये मिल गया, दूसरा 1 2 इसमें तो है नहीं, 1 3 और 3 1, 2 3, देखो 1 1 मिल गया, 1 3 मिल गया, 3 1 भी मिल गया, और एक 5 1 मिलेगा, एक 1 5 मिलेगा, ठीक है ना। 5 1 और 1 5, 5 1 और 1 5। इसके अलावा हमें एक मिलेगा 3 3 मिल जाएगा, है ना, 3 3 मिल जाएगा, 5 5 भी मिल जाएगा, और इसके अलावा 3 5 और 5 3, और इसमें 3 5 और 5 3 भी मिल जाएगा, 3 5 और 5 3, ठीक है ना। ये आपके कितने एलिमेंट हो गए, 3 और 3 6 और 3 9, बस ये इतने ही एलिमेंट इसमें मिलेंगे। इसके अलावा हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, आप चाहे देख लेना, ठीक है ना। ये हमारा बन गया ए बी और ए इंटरसेक्शन बी। अब हमारे लिए आसानी होगी, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इसके अंदर 18 एलिमेंट हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, इसके अंदर भी 18 एलिमेंट हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, इसके अंदर 9 एलिमेंट हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारे पास एलिमेंट हैं, तो यहाँ से अब मुझे ये चेक करना है कि P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है। P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, यानी टोटल एलिमेंट। तो ये कितना हो जाएगा, 9/36 हो जाएगा, और 9 चौक 36, 1/4 आ जाएगा। दूसरा मुझे चेक करना है कि P ऑफ ए मल्टीप्लाई P ऑफ बी,
ये हमें चेक करना है। तो पी ऑफ ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं 18 एलिमेंट अपॉन टोटल एलिमेंट यानी 36, इनटू बी में क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यानी 18 एलिमेंट और अपॉन में आ जाएगा टोटल एलिमेंट यानी 36। तो ये 18 दूनी 36 हो जाएगा, ये 18 दूनी 36 हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 1/4। तो देखिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ रहा है पी ऑफ ए मल्टीप्लाई ऑफ पी ऑफ बी। इसका मतलब ये किसकी कंडीशन है कि जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हो तब ऐसा होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः ए और बी, ए और बी, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। बात करते हैं, देखिए फिफ्थ का क्या क्वेश्चन कहता है कि सभी खंडों को हल करना है हमें। सिद्ध कीजिए कि ये जो है इसके बराबर है। वैसे तो ये एक्सरसाइज आपकी सिलेबस से हट चुकी है, लेकिन ये तो पिछले साल भी हट गई थी, लेकिन इसमें से क्वेश्चन हर सेट में आ रहा है, ठीक है ना। तो हम इस सेट के इस चैप्टर के क्वेश्चन को या इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को जरूर करेंगे, ठीक है ना, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आसान भी है और कोई दिक्कत नहीं है करने में, तो क्या ही दिक्कत है, कर ही लेते हैं इसको, ठीक है ना, 5 नंबर आ ही जाएंगे। 4a² b² c²। तो आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक बार आपको जरूर दोबारा से लिखनी है यही लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सबसे पहले ऑपरेशन क्या लगाते हैं कि पहली कॉलम में से ए कॉमन ले लीजिए, दूसरी कॉलम में से बी कॉमन ले लीजिए, तीसरी कॉलम में से सी कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए C1 में से ए, C2 में से बी और C3 में से सी, उभयनिष्ठ लेने पर या कॉमन लेने पर, ठीक है ना, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, दूसरी से बी कॉमन आ जाएगा, तीसरी से सी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो ए बचेगा, इन दोनों में से ए बाहर चला गया तो क्या बचा a प्लस बी, और यहाँ से भी ए बाहर चला गया, यहाँ बी बचा। इसी तरीके से यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी प्लस सी, यहाँ पे ए प्लस सी, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, ठीक है ना, आपकी ये हो गई। अब हम क्या ऑपरेशन इसमें लगा सकते हैं जिससे हम कुछ कुछ इसके नज़दीक होते चले जाएं, ठीक है ना। देखिए अगर मैं इस सबको जोड़ दूं, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो ये 2ac हो जाएगा ना, 2a प्लस सी हो जाएगा, और ये 2a प्लस बी हो जाएगा, और ये 2b प्लस सी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, C1 की जगह C1 प्लस C2 प्लस C3 को ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास ये बन जाएगा a प्लस सी प्लस a प्लस सी, यानी 2a हो जाएंगे और 2c हो जाएंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 कॉमन लेकर के, इसी तरीके से 2a प्लस बी हो जाएगा और इसी तरीके से 2b प्लस सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये कॉलम हम जू के तू लिखेंगे क्योंकि इनमें हमने कोई छेड़खानी नहीं की, ठीक है ना, तो हम इनको जू का तू लिख देंगे। अब देखिए 2 कॉमन आ जाएगा C1 में से, तो यहाँ पे लिख लेना C1 में से 2 कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, ये वाली लाइन इसी तरीके से कॉमन लेने पर, ये लाइन यहाँ पे लिखना तुम नीचे। तो ये 2 कॉमन आ जाएगा 2abc, और ये आ जाएगा आपका a प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ये हो जाएगा सी बी, बी प्लस सी, और ये हो जाएगा ए प्लस सी, ए और सी, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको बस मुझे इसके करीब जाना है, ठीक है ना। देखो 2 तो मेरा आ गया, अब मुझे एक ABC और लाने हैं, एक ABC और एक 2 लाना है मुझे, ठीक है ना। तो इसको छोटा करो, जितना हो सके उतना छोटा करो। अब देखिए अगर मैं इसमें से ये घटा दूं तो C से C हट जाएगा, B से B हट जाएगा, और यहाँ पे पूरा ही 0 हो जाएगा, है ना। तो दोनों में A आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, एक और कॉमन ले लेंगे, ठीक है, सही कह रहा हूँ ना मैं। तो हम क्या करेंगे, C1 में C1 माइनस C2 लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2abc, और यहाँ पे इसमें से जब ये घटाएंगे तो C से C हट जाएगा, A बचेगा, इसमें से ये घटाएंगे तो B से B हट जाएगा, A बचेगा, B प्लस सी में से B प्लस सी घटाएंगे तो 0 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका C B, B प्लस सी, यहाँ पर A प्लस सी, यहाँ पर A, यहाँ पर C, ठीक है। तो इस वाली में से हम A कॉमन ले लेंगे, हम क्या कहेंगे C1 में से A कॉमन लेने पर या उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है। तो यहाँ से A कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 2a² हो जाएगा, 2a² BC एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 1 1 0 CB B प्लस सी और A प्लस सी, A और C, ठीक है। अब देखियो हम यहाँ अगर इसमें से ये घटा दे, 2 0 बन जाएगी हमारी, 2 0 बनती है, हम इसका प्रसार कर देंगे, इजीली हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम ये कर देते हैं ऑपरेशन
कि R2 में से R1 घटा देते हैं, ठीक है ना, R2 में से ही R1 हम घटा देते हैं। तो ये क्या मिलेगा आपको, 2a² BC R1 में तो हमने कोई छेड़खानी नहीं की, हम R2 में करेंगे, तो R2 में से हमने R1 घटा दिया, 1 - 1 0, B में से C घटाएंगे B - C, A में से A + C घटाएंगे तो -C बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे तो ये जू का तू था, 0 B + C और C, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम आगे थे, अब हम क्या करेंगे, इसका R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, ठीक है ना, इसको एक्सपेंड कर देंगे कोरस्पॉन्डिंग टू R1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2a² BC तो एज इट इज रहेगा। अब जब हम 1 के सापेक्ष सॉरी R1 के नहीं C1 के क्योंकि 2 0 हमने यहाँ पे बनाई है ना, इजीली यहाँ से पड़ेगा ये। तो जब हम 1 के सापेक्ष इसको प्रसार करेंगे तो इसकी रो इसका कॉलम छोड़ देंगे, जो बचेंगे उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, C की मल्टीप्लाई B - C में हो जाएगी, C इंटू B - C, फिर माइनस फॉर्मूले का और -C ये तो माइनस माइनस प्लस C हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे B + C में, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। बाकी दूसरा -0 हो जाएगा और तीसरा भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना, अगर आप इनको लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 2a² BC, ये हो जाएगा आपका BC - C² + BC + C² और C² से C² कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 2a² BC और ये बचेगा 2BC, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 दूनी 4 हो गया, a² हमारे पास पहले से था, एक B ये रहा एक B ये रहा, तो B² हो गया और 2 C हैं, C² हो गया, और यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास अगर फंक्शन है mod x, तो आप इसको प्रूफ कीजिए कि ये x = 0 पर सतत है और अवकलनीय नहीं है। तो देखिए mod x को हम क्या कर सकते हैं, mod x की खास प्रॉपर्टी ये है कि वो पॉजिटिव वैल्यू देगा जब x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर हो, और निगेटिव वैल्यू देगा जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो, ठीक है ना। तो इस फंक्शन को अगर हम ऐसे तोड़ लें और इससे कर लें तो भी ये आसान हो जाएगा, और अगर इस तरह नहीं करना चाहते, डायरेक्ट इसी से करना चाहते हैं, तब भी ये हो जाएगा, तब भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या कहलाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकालते हैं, सतता के लिए चल रहे हैं हम, यहाँ पे लिख लेना सतता के लिए ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया हुआ है, और f(x). अब हमें ये देखना है कि 0 के लेफ्ट साइड में, यानी जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो वहाँ पे हमारा फंक्शन कौन सा है, x की वैल्यू जब 0 से छोटी है तो इसका मतलब फंक्शन ये है, तो f(x) की जगह हम -x यहाँ पे रख सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे -x रख सकते हैं। अच्छा, ये जो निगेटिव था ये सिर्फ दिशा को दर्शा रहा था इसकी, कि लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में, राइट हैंड साइड में होता तो इसको पॉजिटिव लिख देते, और यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब ये 0 की लेफ्ट साइड में है, तो अगली बार आप यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है, बस फंक्शन की वैल्यू रख दी। अब इसमें x की वैल्यू लिमिट पुट कर दी तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इसमें पुट करेंगे -0, और 0 का मतलब 0 ही रहेगा। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट कहती है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, अब की बार राइट में है, 0 के राइट में है ना, तो प्लस लगाएंगे। अब 0 के राइट में मतलब 0 से बड़ी वैल्यू आएगी, 0 से बड़ी वैल्यू x की, तो फंक्शन हमारे पास क्या है, f(x) = x है, तो हम क्या रखेंगे, f(x) की जगह x रखेंगे, तो ये आ जाएगा x, और इसमें लिमिट पुट करेंगे, ये भी 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट तो दोनों 0 आ रही हैं। एक फंक्शन की वैल्यू भी चेक कर लो 0 पे, क्योंकि हम x = 0 पे ही तो चेक कर रहे हैं ना, x = 0 पे उसने कहा था, तो x = 0 पर देखिए जब x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो तब फंक्शन हमारा ये है, ठीक है ना। तो x = 0 पर अगर फंक्शन f(x) = x है तो मैं इसमें 0 रखूंगा, तो ये 0 यहाँ पर भी रखूंगा तो 0 ही आएगा, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो तीनों वैल्यू बराबर आ गई है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ गई, राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई, और उसके साथ फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू बराबर आ गई, तो इसका मतलब फलन क्या हो जाएगा, अतः f(x) x = 0 पर सतत है, ठीक है। अब अवकलनीयता के लिए चलते हैं, यहाँ पे लिख लो अवकलनीयता के लिए, अवकलनीयता के लिए, अवकलनीयता के लिए चलते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकलेगा इसमें, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फंक्शन हमारा वही है, ठीक है ना, फंक्शन हमारा यही है जो ऊपर था। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या होता है फॉर्मूला, इसमें लिमिट ये होता है h टेंडिंग टू 0 f ऑफ क्या होता है a - h, है ना, f ऑफ a - h, a हमारे पास क्या है 0, तो 0 - h हो गया, माइनस f ऑफ a होता है, f ऑफ a 0 है हमारे पास, अपॉन में आता है माइनस के h, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में हमने डायरेक्ट वैल्यू रख दी अपनी। अब देखिए यहाँ से क्या मिला हमें, हमें मिला लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -h और माइनस f ऑफ 0, f ऑफ 0 का मतलब
एफ ऑफ जीरो का मतलब क्या हो जाएगा आपका, जो आपने वैल्यू निकाली थी एफ ऑफ जीरो तो जीरो ही रहेगा, तो ये जीरो रख देते हैं और अपॉन में रख देते हैं माइनस के एच। तो देखिए बच्चों, एफ ऑफ माइनस एच, जीरो में से कुछ घट रहा था, जीरो में से हमने कुछ घटाया तो इसका मतलब निगेटिव वैल्यू आएगी। अब निगेटिव वैल्यू पर यानी x का मान निगेटिव आ रहा है ये, और निगेटिव वैल्यू पे फंक्शन कौन सा है हमारा, जब x की वैल्यू निगेटिव होगी तो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस एक्स है। तो आपको ये जो माइनस एच है ना यहाँ पर, ये वाला जो माइनस एच है ये आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ से ये वाला फंक्शन बनेगा क्योंकि निगेटिव वैल्यू पर फंक्शन ये है हमारा, है ना माइनस एक्स। तो इसमें रख सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट इसमें भी रख सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है ना, तब भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो हम क्या करते हैं, रखते हैं इसमें ये आ जाएगा आपका माइनस एच, माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस इंटू माइनस एच अपॉन माइनस एच। तो यहाँ से ये प्लस एच हो गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच अपॉन माइनस एच से एच कैंसिल आउट होकर के माइनस वन बच गया, लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। फिर राइट हैंड डेरिवेटिव हम ऐसे फाइंड करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच। यहाँ पर जीरो माइनस एच था क्योंकि जीरो के लेफ्ट साइड में हम थे, अब जीरो के राइट साइड में हम जा रहे हैं तो इसका मतलब जीरो प्लस एच आएगा, यहाँ पे माइनस एफ ऑफ जीरो ही आएगा और अपॉन में पॉजिटिव एच आएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में निगेटिव एच आता है और राइट हैंड डेरिवेटिव में नीचे पॉजिटिव एच आता है। अब देखिए लिमिट, आप यहाँ पे देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अब जीरो के राइट साइड में चले गए यानी जीरो से बड़ी वैल्यू आ गई, जीरो से बड़ी वैल्यू में कौन सा फंक्शन है हमारा, यही है, तो हम यहीं पे जीरो प्लस एच रखेंगे, इसका मतलब जीरो प्लस एच यहीं पे आ जाएगा। तो आपका सिंपल सा हो जाएगा जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो ही है और अपॉन में एच से एच कट जाएगा तो वन ही बचेगा और लिमिट पुट करने का कोई मतलब ही नहीं बैठता, तो वन आ जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों अलग अलग हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना, दोनों बराबर नहीं है। अतः हमारा फंक्शन अतः फलन एफ एक्स बराबर जीरो पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका प्रूफ। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। आप इसको बगैर डिवाइड किए यानी मोड एक्स को दो पार्ट में ना तोड़ करके आप सिंगल पार्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप मोड एक्स ही रख लीजिए, यहाँ पर भी मोड एक्स ही रख लीजिए, इसी तरह जब फंक्शन यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे भी मोड ही रख लीजिए, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन आपका तब भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, गया क्वेश्चन आपका, ये जो क्वेश्चन है ये पहले ही हम करा चुके हैं आपको, तो ये हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि जो क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं आप वहां से भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैं सेम ही कराऊंगा जैसा पहले करा था ऐसे ही कराऊंगा, ठीक है ना। तो ये कहाँ हुआ था, ये 324 बीसी कोड में है, ठीक है ना, बीसी कोड में नोवे के ख पार्ट का फर्स्ट पार्ट है ये, इसको वहां से कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप 2023 के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ 324 बीसी की वीडियो होंगी, एक दो वीडियो होंगी, सबसे लास्ट वाले पार्ट में ये देख लेना क्योंकि 9 का ख है तो सबसे लास्ट वाले पार्ट में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घ क्वेश्चन। घ क्वेश्चन भी बच्चों हम आपको करा चुके हैं 324 ए एक्स पार्ट में, ए एक्स पार्ट 2023 का सबसे पहला कोड है, सबसे पहला कोड जो मैंने कराया हुआ है, तो वहां पर आप इसको कीजिएगा, छठे का लास्ट पार्ट है ये वहां पर, ठीक है ना। अब यहाँ के लास्ट पार्ट पर चलते हैं, ये कह रहा है कि हल कीजिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कोट एक्स बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट एक्स, ये बच्चों क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। तो इसको हम करते हैं, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये लीनियर फॉर्म में बन रहा है, ठीक है ना, रेखिक अवकल समीकरण है ये। अब इसको हमें हल करना है, देखिए कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की इसको हम इसकी तुलना हम इससे कर देंगे पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर, तो इससे तुलना करेंगे तो y के इंटू में जो होगा वो p होगा यानी कोट एक्स, और बाकी इक्वल के इधर जो रखा होगा वो सब q होगा यानी 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें निकालना है इंटीग्रल फैक्टर, इंटीग्रल फैक्टर होता है e की पावर पी डी एक्स, ठीक है, जब डी वाई अपॉन डी एक्स वाली फॉर्म हो, और अगर डी एक्स अपॉन डी वाई वाली फॉर्म हो, ऊपर एक्स हो नीचे वाई हो, तो यहाँ पर पी डी वाई होगा क्योंकि ये पी जो होगा ये वाई की टर्म में होगा, ठीक है ना, वो अच्छे से आपने याद कर रखा होगा। तो यहाँ पे पी की वैल्यू रखते हैं कोट एक्स और डी एक्स। अब कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, लॉग साइन एक्स, तो इसको हम लॉग साइन एक्स लिख देंगे, लॉग साइन एक्स
और ये जो e की पावर log e बनता है ये हट करके sin x नीचे आ जाता है, ठीक है ना, sin x डायरेक्ट आ जाते हैं यहाँ, ठीक है। अब चलते हैं आगे, IF हमारा हो गया। अब समीकरण के हल पर चलते हैं। समीकरण का हल होगा इस तरीके का, y इंटू आई एफ इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू आई एफ की वैल्यू है साइन एक्स इक्वल्स टू समाकलन, q की वैल्यू है अपने पास 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट एक्स और मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका साइन एक्स और डी एक्स और प्लस सी, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग कर लो मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, कोट को हम लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन, साइन से साइन कट करके यहाँ पे आ जाएगा कोस एक्स डी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखिए अगर मैं देखता हूँ 2x साइन एक्स को मैं एज इट इज रखता हूँ, ठीक है ना, 2x साइन एक्स को एज इट इज रखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, तो उसमें मेरा ये वाली टर्म सेम बन जाएगी। कैसे, देखिए फर्स्ट फंक्शन हम रखेंगे इसको और सेकंड फंक्शन हम इसको रखते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज है, सेकंड का हमने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन आया कोस एक्स का साइन एक्स, यहाँ पर खंडस समाकलन लगा रहे हैं हम, ठीक है ना, फिर माइनस लगाएंगे, होल इंटीग्रेशन आएगा, इसका हो जाएगा 2x, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन यानी साइन एक्स डी एक्स और प्लस में आ जाएगा सी। अब देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम बन गई, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है ना, और यहाँ पर है y साइन एक्स, तो ये आ जाएगा y साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं या फिर y बराबर ये जो y के इंटू में कुछ भी हो वो इधर पहुंचा दो, तो साइन एक्स दोनों के डिवाइड में जाएगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स और यहाँ पर आएगा प्लस सी अपॉन साइन एक्स, ठीक है ना। अब साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बनेगा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन एक्स को हम कोसेक एक्स लिख सकते हैं, तो c इंटू कोसेक एक्स, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 6th का कै पार्ट कहता है कि रेखाओं इतने और इतने के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, और रेखा इसने कार्तीय रूप में दे रखी है, ठीक है ना, तो बहुत आसान है ये। देखिए हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे पहले, तो किससे, x प्लस 3 अपॉन माइनस 3, इसको लिख देना, दी गई रेखाएं x प्लस 3 अपॉन माइनस 3 बराबर y माइनस 1 अपॉन 1 और बराबर z माइनस 5 अपॉन 5 तथा x प्लस 1 अपॉन माइनस 1 y माइनस 2 अपॉन 2 z माइनस 5 अपॉन 5 की तुलना x माइनस x1 अपॉन a1 y माइनस y1 अपॉन b1 z माइनस z1 अपॉन c1 तथा x माइनस x2 अपॉन a2 बराबर y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 बराबर c2 से करने पर जब हम तुलना करेंगे तो नीचे हम देखेंगे, पहले ये देख लीजिए ऊपर वालों की फॉर्म बिल्कुल इसके जैसी है ना जी, बिल्कुल इसके जैसी है, मतलब मेरे कहने का ये है कि x के मल्टीप्लाई में कुछ ना हो, y के मल्टीप्लाई में कुछ ना हो, z के मल्टीप्लाई में कुछ ना हो, तो ऐसी फॉर्म ऊपर मिलनी चाहिए। तो यहाँ देखिए x y z के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब जो नीचे होगा वो a1, यहाँ पे b1, ये c1, ये a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा, ये c2 हो जाएगा, तो आपका a1 बराबर -3 आ गया, b1 बराबर 1 आ गया और c1 बराबर 5 आ गया। इसी तरह a2 बराबर -1 आ गया, b2 बराबर 2 आ गया और c2 बराबर 5 आ गया, ठीक है ना। अब बीच के कोण का आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसको अगर मैं रेखा 1 मान लूँ और इसको मैं रेखा 2 मान लूँ, तो मैं यहाँ कहता हूँ कि रेखा 1 व 2 के बीच का कोण वो क्या होगा, वो होगा कोस थीटा इक्वल्स टू, वो होगा मोड में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। बस आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी है सारी और सॉल्व कर लेना है बस, बाकी कुछ नहीं है, क्वेश्चन आसान है, यहाँ आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। a1 a2 हम रखेंगे, a1 a2 -3 इंटू -1 3 आ जाएगा, प्लस b1 b2 2 एकम 2 आ जाएगा यानी 2 आ जाएगा, प्लस c1 5 और c2 5 यानी आ जाएगा 25 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर 25 और 1 26 और 9 35 यानी 35 आ जाएगा, और दूसरे वाले का रूट क्या आएगा a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर 1 और 4 5 5 और 25 30, यह आ जाएगा 30 आपका, ठीक है ना।
तो यहाँ से ओवरऑल आपका मिलेगा 30/√35 और √30, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये आ जाएगा आपके पास cos थीटा इक्वल्स टू, सारा पॉजिटिव पहले से ही है ये, तो इसको मोड को हटा भी सकते हैं अब हम, ठीक है ना। इस 30 को, ऊपर वाले 30 को हम लिख सकते हैं √30 इंटू √30 अपॉन √35, ये पहले से है, और √30 भी ये पहले से है, इससे एक कट जाएगा, बचेगा ये। अब इन दोनों को मैं एक ही रूट में लिख सकता हूँ 30/35। अब 5 के टेबल से दोनों कट जाएंगे, 5 7 35, 5 6 30, तो ये कितना हो जाएगा √6/7। तो हम इसको लिख सकते हैं √6/7, √6/7। तो ये क्या आ जाएगा थीटा, ये थीटा आ जाएगा आपका थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स √6/7, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा आंसर, बीच का कोण। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या क्वेश्चन कहता है कि एक थैले में 10 काली और 5 सफ़ेद गेंदें हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास कुल गेंदें कितनी हैं, अगर हम देखें तो कुल गेंद हमारे पास है 10 + 5 यानी 15 गेंदें, 10 + 5 यानी 15 गेंद, ठीक है। जिसमें से लाल गेंद कितनी है और काली गेंद कितनी है वो भी आप लिख दीजिए, थोड़ी सी थ्योरी बढ़ जाएगी, है ना। लाल गेंद कितनी है अपने पास, सॉरी लाल तो है ही नहीं, लाल की जगह काली है, ठीक है ना, तो काली कर लेते हैं। काली गेंद हमारे पास 10 है और सफ़ेद गेंद हमारे पास कितनी है, सफ़ेद गेंद बराबर 5 है, ठीक है, ये हमने लिख दी। अब ये कह रहा है कि दो गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है और पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती, यानी जब हमने पहली निकाली थी गेंद वो बाहर ही रख ली, ठीक है ना, फिर दूसरी गेंद निकाली। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए कि थैले में से प्रत्येक गेंद का निकालना समसंभाव्य है, दोनों काली गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है। अब मैं अगर पहली गेंद निकालता हूं तो देखिए पहली गेंद निकालने की प्रायिकता, पहली गेंद काली निकालने की प्रायिकता, ठीक है ना, पहली काली गेंद, यहां पे काली लिखना, पहली काली गेंद निकलने की प्रायिकता, तो पहली काली गेंद निकलने की प्रायिकता हमारी क्या होगी, हमारे अनुकूल परिणाम कितने हैं, काली गेंद कितनी है 10, इनमें से कोई सी भी आ सकती है तो हमारे अनुकूल हो जाएगी, और अपॉन टोटल, टोटल का मतलब हमारे पास 15 गेंदें हैं, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 10/15 मतलब 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है, 2/3। अब जो पहली गेंद हमने निकाली वो गेंद निकाल करके हमने साइड में रख दी, बाहर ही रख दी, थैले में नहीं डाली, ठीक है ना। अब हमारे पास दूसरी काली गेंद निकालने की क्या प्रायिकता होगी वो देखिए, दूसरी काली गेंद निकलने की प्रायिकता, ठीक है, तो कैसे निकलेगी वो। अब जो हमारे पास काली गेंद है उनमें से एक निकल के तो हमने बाहर रख दी, बची अंदर कितनी 9 गेंदें, ठीक है ना, और टोटल में से भी एक घट गई, टोटल 15 थी, एक काली गेंद तो हमने बाहर निकाल के रखी दी थी, तो टोटल में से भी एक घट गई, तो कितने बच गए 14 गेंद बच गई, है ना, यानी 14 बोले आपके पास बच गई। तो ये आ जाएगा आपके पास 9/14। अब वो कह रहा है कि दोनों काली गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है, अगर दोनों को हम एक साथ देखें तब दोनों काली गेंद निकलने की प्रायिकता या निकालने की प्रायिकता, ठीक है ना, तो ये हमारा प्रायिकता गुणन नियम से दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 9/14, क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट तभी हुआ ना जब हमने दूसरी काली गेंद निकाल दी, ये तो अभी अधूरा प्रोसेस है, ये भी अधूरा प्रोसेस है, मल्टीप्लाई होकर के पूरा प्रोसेस बनेगा ये, ठीक है ना। प्रायिकता गुणन नियम ये कहता है कि जब तक आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तो आप सारी प्रायिकताओं की गुना करते चलिए, ठीक है ना। अगर एक और तीसरी निकलती तो उसकी भी हम मल्टीप्लाई कर लेते, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और ये 2 सत्ते 14, 3/7 आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, गए क्वेश्चन पर। ये हमने पहले ही आपको करा चुका है, और ये कहाँ कराया हमने, ये 324 AZ कोड में 90 का क्या पार्ट है, आप इसको वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। हल्का फुल्का अगर चेंज भी हुआ, बहुत हल्का सा, या तो 2 इक्वेशन हो या 3 हो, 3 में से 2 यहाँ 2 हो वहाँ 3 हो, इस तरीके से हल्का फुल्का चेंज आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। बार बार क्वेश्चन कराऊंगा, एक ही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से होगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, गह क्वेश्चन पर। गह क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि सदिश ये और ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो मान लीजिए, माना त्रिभुज के शीर्ष तो ए है, एक तो ए है, बी है और सी है, ठीक है ना। माना त्रिभुज के शीर्ष ए बी सी है, ये हमने मान लिए। अब इसने भी दे रखे हैं, है ना, दर्शाइए कि सदिश ये त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो हम इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। अब हमें तो दर्शाना है, प्रूफ करना है कि हाँ ये त्रिभुज के ही शीर्ष हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हम देखो
अगर कोई त्रिभुज है मान लीजिए अपने पास, और ये कोई त्रिभुज के शीर्ष हैं ए बी सी, या कोई से भी हो सकते हैं, यहाँ ए बी सी हो या ए बी सी ऐसे हो, तो अगर हम इसमें क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनता है और इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है ये। अब अगर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो जाती है तो ये शीर्ष किसके हो जाएंगे, समकोण त्रिभुज के हो जाएंगे। उसके लिए हमें इसकी भुजाएं चाहिए, तो भुजाएं निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है ना। तो हम तीनों भुजाएं निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे तब, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं, तो हम क्या करेंगे सर्वप्रथम ए बी वैक्टर निकालेंगे और फिर उसका परिमाण निकालेंगे, भुजाएं तभी आएंगी। तो ए बी वैक्टर क्या होगा, बी के स्थिति सदिश माइनस ए के स्थिति सदिश, बी माइनस ए, तो बी में से ए घटा दो, तो बी आपके पास क्या है, बी आपके पास ये रहा शीर्ष, तो आई कैप प्लस 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, इसमें से आप माइनस कर दो कौन सा, ए वाला, ये वाला, तो ये हो जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, क्या हो जाएगा आई माइनस 2 आई, ये हो गया माइनस के आई कैप, ठीक है, और ये हो गया माइनस के 2 जे कैप, और ये हो गया माइनस के 6 के कैप, माइनस 3 और प्लस 1 माइनस के 2, ठीक है। ए बी हो गया। अब निकालते हैं बी सी वैक्टर, इसी तरीके से ये सी माइनस बी हो जाएगा। सी आपका क्या है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप और माइनस 4 के कैप, इसमें से आपको घटा देना है सी में से बी घटा देना है, बी है आपका आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, तो ये क्या होगा आपका, ये बनेगा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब ए सी निकाल दीजिए एक भुजा, ए सी भुजा जो आएगी आपकी वो आएगी सी माइनस ए, तो सी ये रहा ए ये रहा, तो सी माइनस ए करेंगे तो ये हो जाएगा 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस माइनस 4 के कैप, माइनस इसमें से ये घट जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 3 में से 2 गया 1 आई कैप और फिर ये माइनस 3 जे कैप और फिर ये आपका माइनस 5 के कैप, ठीक है ना। ये आपकी तीनों भुजाएं आई। अब ये भुजाएं सदिश रूप में है, ठीक है ना। हम इनके परिमाण निकालेंगे और परिमाण से फिर देखेंगे। अब परिमाण कैसे निकलेगा, इनका परिमाण देखते हैं। ए बी का परिमाण क्या आएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर फिर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर फिर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, यानी अगर ये ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो ए बी का परिमाण निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा 36 और 4 40 और 1 41, ये हो जाएगा आपका 41, ठीक है ना। अब देखते हैं बी सी का परिमाण क्या है। बी सी क्या हो जाएगा आपका, ये 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 5 6, ये आ जाएगा अंडर रूट 6। और फिर तीसरा आपका जो बैठेगा, तीसरा है ए सी का जो परिमाण है वो कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 25 और 1 26 और 9 35, है ना। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 35। तो देखिए बच्चों, अगर मैं इन सब के रूट इधर पहुंचा दूं इनके पास तो ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ये बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो किन्हीं दो भुजाओं का स्क्वायर का सम किसी तीसरी भुजा के बराबर आ रहा होगा, है ना। तो देखिए अगर मैं ये देखता हूं भुजा ए बी के स्क्वायर का सम किसके बराबर आ रहा है, भुजा बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, इनके स्क्वायर के बराबर आ रहा है ना। 43 बराबर 35 प्लस 6 भी 43 ही होते हैं, ठीक है ना। तो किसी एक भुजा का स्क्वायर का सम किन्हीं दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा होगा, तो इसका मतलब वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इनमें से कोई एक लंब कोई एक आधार होगा और ये आपका कर्ण होगा, ठीक है ना। अतः हम यहाँ क्या कहेंगे, अतः दिए गए शीर्ष समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट, इसका 6 का लास्ट पार्ट, ये कह रहा है कि x प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स, ये डी वाई है डी वाई और ये डी एक्स है और बराबर 0 है। इसका हमें विशिष्ट हल ज्ञात करना है जब y बराबर 1 हो और जब x बराबर 1 पर y बराबर 1 हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसको पहचानना पड़ेगा ये कौन से टाइप की अवकल समीकरण है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करता हूँ एक्स प्लस वाई डी वाई और इसको मैं उधर भेज दूँ, ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स और डी एक्स इसके अपॉन में ले आऊँ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका माइनस
माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, और ये अपॉन में आ जाएगा। ये एक्स प्लस वाई को वाई प्लस एक्स लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, वाई प्लस एक्स लिख लिया मैंने। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, ये कौन सी आपकी अवकल समीकरण बन गई, समघातीय अवकल समीकरण, ठीक है ना, जिसमें y बराबर वी एक्स पुट करना होता है या x बराबर वी वाई पुट करना होता है। तो ये dy अपॉन डी एक्स की फॉर्म है, इसमें y बराबर वी एक्स पुट करना पड़ेगा आपको। तो पुट करेंगे y बराबर वी एक्स, इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे dw/r2x, dw/r2x, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी जू का तू x का करेंगे 1 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, प्लस x जो का दूं v का करेंगे dv अपॉन dx आ जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगी समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 में देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 व 2 से लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 से। तो ये हो जाएगा आपका v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, यानी ये वाली टर्म इसके इक्वल हो जाएगी। अब इसमें v y बराबर वी एक्स पुट कर लेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा वी एक्स माइनस एक्स अपॉन वी एक्स प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लेकर के कट जाएगा, x कॉमन लेंगे तो बचेगा v माइनस वन, और यहाँ से x कॉमन लेंगे ये बचेगा v प्लस वन, इससे ये कट जाएगा। तो हम v उधर लेके जाएंगे तो ये क्या बचेगा x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी माइनस वन अपॉन वी प्लस वन और माइनस v। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा v माइनस वन माइनस वी की मल्टीप्लाई v प्लस वन में हो जाएगी और अपॉन में आ जाएगा v प्लस वन। ये हो जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी माइनस वन ये वाला, फिर माइनस वी स्क्वायर और माइनस वी की वन में करेंगे माइनस वी आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा आपका वी प्लस वन। वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा वी स्क्वायर प्लस वन, अपॉन में आ जाएगा वी प्लस वन, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें वेरिएबल सेपरेबल करना है, चर पृथकीकरण, एक्स वाले एक साइड वी वाले एक साइड, तो वी वाले इस साइड कर लेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस वन और ऊपर आ जाएगा वी प्लस वन डी वी, और ये डी एक्स इधर चला जाएगा, एक्स भी इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस में वन अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अब देखिए दोनों ओर का इंटीग्रेशन हम कर देंगे, दोनों ओर का इंटीग्रेशन करने पर, समाकलन करने पर लिख दीजिएगा और फिर इंटीग्रेशन करिएगा। अब इंटीग्रेशन का खेल है, ठीक है ना, आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट तो ये इसका बन नहीं रहा कुछ, तो हम क्या करते हैं इसको दोनों को अलग अलग अपॉन में लिख देते हैं, इसके वी स्क्वायर प्लस वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन, और ये पूरे में आ जाएगा डी वी, और ये हो जाएगा माइनस बाहर वन अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको टी मानता हूं तो मेरा टू वी डी वी का आएगा, टू वी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लूंगा यहाँ पर, चलो अभी नहीं करता, नेक्स्ट में करूंगा जब इनको दोनों को अलग अलग कर दूंगा, v अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन डी वी यहाँ पर, और फिर इसको 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन डी वी और बराबर माइनस के 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको अगर मैं टी मानता हूँ तो टू वी डी वी का मेरे पास डिफ्रेंशिएशन आएगा, तो मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड पहले ही कर लेता हूँ। अब इसको टी मानेंगे तो ये पूरा इसका डिफरेंशिएशन रखा हुआ है ऊपर, तो जब ऐसा फंक्शन मिल जाए जहां नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन रखा हो तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं 1/2 लॉग और फंक्शन लिख देंगे, फंक्शन था आपका वी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, क्लियर है बात। फिर प्लस में आएगा 1/वी स्क्वायर प्लस वन होता है टेन इनवर्स वी का इंटीग्रेशन, और ये होगा 1/x लॉग एक्स का, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका प्लस में यहाँ पे c, ठीक है, c1 कह लो इसको। अब यहाँ पे आएगा देखिए 1/2 लॉग, इसको मैं वैल्यू रख दूं वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस में 1, ठीक है, और ये log x इधर ले आता हूं, ये हो जाएगा प्लस में log x, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा log x, और ये tan इनवर्स v, इसको भी यहीं पे रखा रहने दो, है ना, प्लस tan इनवर्स v बराबर c1। अब देखिए बच्चों जरा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे इसको इसके साथ सॉल्व करना है तो मैं तब तक नहीं सॉल्व कर पाने का जब तक ये 1/2 इसके सामने रखा हुआ है। दोनों में से 1/2 कॉमन लेने के लिए मुझे इसमें भी 1/2 लगाना पड़ेगा, 1/2 इसमें मैं लगा नहीं सकता डायरेक्ट, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करनी पड़ेगी, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दी, लेकिन जो वो मल्टीप्लाई वाला 2 था वो इसकी पावर में चला गया यहाँ, तो मैंने इसको पावर में लगा दिया यहाँ, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप। ये log m की पावर n है तो n तो आगे आ जाता है, 2 से 2 कट जाता है, log x ही बचेगा, log x ही था, तो यानी क्वेश्चन पे हमारे कोई फर्क अभी नहीं पड़ा। अब 1/2 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो ये log m बनेगा और log n बनेगा, तो log m प्लस log n क्या हो जाएगा log m इंटू n, यानी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में हो जाएगी log m इंटू n, और प्लस में tan इनवर्स v हो जाएगा और बराबर में c1, v को भी y अपॉन एक्स रख दो, ठीक है ना, यहाँ पर भी रख दो y अपॉन एक्स। देखिए हमने ये कहाँ से रखा है v बराबर, क्योंकि हमने माना था हमने ये माना था y बराबर वी एक्स, है ना, सबसे शुरू में, तो वहां से अगर मैं v की वैल्यू फाइंड करता हूं तो क्या आएगी y अपॉन एक्स, तो ये वैल्यू रख रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन, ये 1/2 अगर मैं चाहूं तो इसका एलसीएम लेकर के इसको उधर भी भेज सकता हूं, तो ये हो जाएगा आपका log इस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई अंदर करो, जब पहली टर्म में करोगे तो नीचे वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा,
दूसरी टर्म में करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगी 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स, और ये 2 इधर भी चला जाएगा 2c1, क्योंकि वो नीचे आएगा ना, पूरे के अपॉन में 2 आएगा, वो घूम करके ऊपर चला जाएगा। मैं बहुत से स्टेप नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना, आप उनको कर लीजिएगा। अब उसने एक स्पेसिफिक वैल्यू दी है कि x बराबर 1 जब हो तो y बराबर 1 होगा, जब x बराबर 1 हो तब y बराबर 1, जब तब ऐसे लिख लो। तो यहां से c1 की वैल्यू निकलेगी। अच्छा, इस 2c1 को मैं क्या कह देता हूं, c कह देता हूं ओनली, ठीक है, इसी को मैं c कह देता हूं, यहाँ पे c है बस ये अब, ठीक है, या चलो आप 2c1 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हम x1 की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, जब 1 रखूंगा y की, x की वैल्यू 1 रखूंगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, और प्लस 2 tan इनवर्स, यहाँ पे 1 रखूंगा, यहाँ पे 1 रखूंगा, 1 आ जाएगा बस, ठीक है, बराबर 2c1। ये कितना हो जाएगा log 2, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई/4 होती है, क्योंकि यहाँ पे 1 जो होता है वो tan पाई/4 की वैल्यू होती है, 10 रखूंगा कट जाएगा, पाई/4 आएगा, तो 2 × पाई/4, इससे मल्टीप्लाई होकर के कट जाएगा, ये बनेगा 2c1, यानी 2c1 की वैल्यू आपके पास आई log 2 पाई/2, है ना। 2c1 की जो वैल्यू आई वो आई log 2 प्लस पाई/2। अब ये वैल्यू उठा करके मैं कहाँ रखता हूँ, इस समीकरण नंबर 3 में रख देता हूँ, क्योंकि यही तो हमारा हल है। तो समीकरण 3 से तो ये आ जाएगा आपका log x² + y² प्लस 2 tan इनवर्स y अपॉन x बराबर 2c1 की जगह क्या वैल्यू रख दूंगा, ये वाली वैल्यू रख दूंगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका पाई/2 log 2 प्लस पाई/2, ठीक है, ये आपका हो जाएगा इसका हल, विशिष्ट हल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 का क्या पार्ट, ये कह रहा है कि समीकरण निकाय इतने को हल कीजिए, और ये जो निकाय है ये पहले भी आया हुआ है किसी कोड में, तो मैं वो कोड आपको बता देता हूँ कहाँ आया हुआ है ये, और फिर आप इसको वहाँ से डायरेक्ट कर लेना, ठीक है ना। ये 324 BA में 8वें का क्या है, ठीक है ना, आप इसको वहाँ से कर लीजिएगा। 324 BA में 8वें का क्या पार्ट है, ये 8वें का क्या पार्ट, आप इसको वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। लिंक डिस्क्रिप्शन में सबकी मिल जाएगी, ये 2023 में आया हुआ कोड है, ठीक है। अब 7वें के ख पार्ट पर चलते हैं। देखिए 7वें का ख पार्ट इसने क्या दे रखा है, ये a बराबर ये दे रखा है 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा और माइनस कोस अल्फा, ठीक है। यहाँ तो एडजॉइंट ए और ए इनवर्स हमें याद करना है, तो सिंपल सी बात है, ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए तो निकलेगा ही, तो वो रास्ते में ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप ए इनवर्स के लिए चलते हैं, क्या प्रोसेस है। तो देखिए ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे ए का सारणिक का मान निकालना पड़ता है। अब मैं इसको पहले सारणिक बना करके लिखूंगा, आप लिखियो, और फिर उसका सारणिक निकालना, मैं तो डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। अब किसी इस रो के या इस कॉलम के सापेक्ष हल कर दो, बहुत आसान पड़ेगा, क्योंकि बाकी 2 एलिमेंट 0 ही है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1, सबसे पहला ये वाला 1, ये गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस के कोस स्क्वायर अल्फा आ गया, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, और ये होता है 1। तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आ जाएगा वो माइनस के 1 आ जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब इसके सहखंडों के लिए चलते हैं, आव्यूह ए के सहखंडों के लिए, तो इसके जो सहखंड बनेंगे बच्चों, उन्हीं से आपका एडजॉइंट ए बनता है। तो इसके सहखंडों से एक आव्यूह बनेगी, आप पहले इसके सहखंड यहाँ निकालना, ठीक है। अगर आपको ये प्रोसेस पता करना है कि किस तरीके से निकलते हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको, 324 AX कोड है 2023 में आया हुआ पहला, 324 AX, ठीक है ना, 324 AX। इस वाले कोड में जो इस तरीके का ए इनवर्स वाला क्वेश्चन है, आप उस पर चले जाइए, वहां पे मैंने बिल्कुल डिटेल में ये करा रखा है सारा, कि किस तरीके से हम इसके सहखंड निकालते हैं और किस तरीके से यहाँ पे एक सारणिक बनेगी, एक आव्यूह बनेगा। तो यहाँ पे एक आव्यूह बनेगा, ए के सहखंडों के लिए एक आव्यूह बनेगा बी, सहखंडों से बना आव्यूह है ये, और उस आव्यूह से फिर बनेगा एडजॉइंट ए। ये तो 1 0 0 ही आएगा, ये भी 0 0 ही आएगा, और ये आपका आएगा ये आपका आ जाएगा माइनस कोस अल्फा, और ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, और ये माइनस साइन अल्फा, और ये आपका आ जाएगा कोस अल्फा, ठीक है। ये आपकी कुछ वैल्यू आएंगी। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, बी का परिवर्ताव्यूह, जो एडजॉइंट ए होगा, एडजॉइंट ए वो आपका बी का परिवर्ताव्यूह होगा, बी का परिवर्ताव्यूह होगा,
अब इसका परिवर्ताव्य निकाल लीजिए 1 0 0। परिवर्ताव्य कैसे निकलता है, रो की कॉलम बना दो, पहली रो की पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तो 0 माइनस के कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, और ये आ जाएगा आपका फिर 0 माइनस के साइन अल्फा, और ये आ जाएगा कोस अल्फा। ठीक है, ये तो आ गया आपका एडजॉइंट है। अब आपको अगर ए इनवर्स फाइंड करना है, क्योंकि ए इनवर्स का है, ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, अब क्या करते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है 1 अपॉन -1 होगी, है ना, 1 अपॉन -1, और एडजॉइंट है आपका ये पूरा का पूरा जू का तू। ठीक है, अब देखिए इस माइनस की बस मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर हर एलिमेंट में, तो ये क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा देखिए यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी गलती हुई हमारे से, जो ये बी आएगा ये -1 होगा, और ये भी एडजॉइंट है आपका -1 होगा, और ये माइनस की वजह से इसका भी पहला एलिमेंट माइनस होगा। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस की मल्टीप्लाई इस एडजॉइंट ए के सारे एलिमेंट में कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 पॉजिटिव 0 0, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, सॉरी 0 0, और ये पॉजिटिव हो जाएगा कोस अल्फा, ये साइन अल्फा पॉजिटिव हो जाएगा, ये साइन अल्फा पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके साथ ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कोस अल्फा आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है ना, अब ये प्रोसेस आपका कहाँ पे मिलेगा, मैंने आपको बताया 324 AX कोड में ए इनवर्स वाला क्वेश्चन आप उठा लेना, वहाँ पे देखना बिल्कुल डिटेल में मैंने इसको करा रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वें का क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई 2r/√3 है। ठीक है, तो आर त्रिज्या का गोला होना चाहिए और उसके अंदर एक बेलन बनाए, गोले के अंदर एक बेलन बनेगा। तो अगर मैं ये गोला बना देता हूं, ठीक है, इसके अंदर एक अधिकतम बिल्कुल आयतन ऐसा बेलन बनाओ जो बिल्कुल टच होता रहे, ऐसा नहीं छोटा कहीं भी बीच में पड़ा हुआ है, ऐसा जो इसके चारों कोने टच हों बेलन के। तो बेलन के जब चारों कोने टच होंगे इसका मतलब वो अधिकतम आयतन का होगा, है ना। मैं इसको यहाँ पे बना लेते हैं, इसको ये मान लीजिए ये अधिकतम आयतन का बेलन है। ठीक है, अब ये जो गोला है ये आर त्रिज्या का हमने बनाया है, तो अगर मैं देखता हूं तो ये इसकी त्रिज्या होगी आर, और ये भी इसकी त्रिज्या ही है यहाँ से यहाँ तक आर। ठीक है, हम मान लेते हैं, माना यहाँ पे लिख देंगे, माना गोले की त्रिज्या तो आर उसने दे ही रखी थी, हम तो बेलन की मान लेते हैं, माना बेलन की जो बेलन का व्यास जो है वो एक्स है, माना क्योंकि हम इस वाले ट्राइंगल का यूज करेंगे, तो यहाँ पर ये पूरी एक बेलन की भी आधार की त्रिज्या होती है ना, तो बेलन के आधार का व्यास भी होता है, तो इस बेलन के आधार के व्यास को मैं क्या मान लूंगा, मैं x मान लूंगा। ठीक है, और इस बेलन की ऊंचाई को मैं क्या मान लेता हूँ, h मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो, माना बेलन की ऊंचाई, माना बेलन की ऊंचाई h, माना बेलन की ऊंचाई h तथा आधार का व्यास कितना है, x है। ठीक है, x है, हमने आधार का व्यास ले लिया। अब अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं, ये वाला ट्राइंगल अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं इसको ए कह दूं, इसको बी कह दूं और सी कह दूं, तो इन ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, क्योंकि ये बिल्कुल समकोण त्रिभुज बनना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण ये पूरा है यानी ए बी का स्क्वायर, यानी आर प्लस आर, तो कितना हो जाएगा 2r, तो 2r का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या वैल्यू निकलेगी हमारी, ये आएगा 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, h है ये, यहाँ से हमने x स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 बना लिया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, उसने कहा है कि बेलन का आयतन अधिकतम दिखाना है, तो बेलन का आयतन लेके चलते हैं। माना बेलन का आयतन माना बेलन का आयतन v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर h है। ठीक है, ये तो होता ही है, हमने तो इसको v माना है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, v को देखो, ये r भी, ये r क्या है, ये r बेलन की त्रिज्या है, हम उसको बता देंगे बेलन की त्रिज्या है, क्योंकि बेलन का आयतन है। अब और ये ऊंचाई भी h बेलन की है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल हैं ये दोनों, इनमें से कोई एक होना चाहिए बेलन का। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू, आर स्क्वायर तो जू का तू रहने देते हैं, या अब अगर आप देखें आर क्या है, बेलन की त्रिज्या यही यहाँ से लेकर के यहीं तक ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2r बराबर x हो जाएगा, यानी r बराबर x/2 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो r बराबर x/2 हो जाएगा, है ना, यही रहेगा ना, r बराबर x/2। तो आपका क्या होगा, मैं रख देता हूं यहाँ पर
1/3 सॉरी 1/3 नहीं होता है इसमें, पाई आर स्क्वायर एच ही होता है ओनली, 1/3 तो शंकु का होता है ना। तो 1/3 हटा दो, यहाँ पे मिलेगा आपका पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है x/2 और इसका स्क्वायर और इंटू में आएगा h, ठीक है, इंटू में आएगा h। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ ये क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा पाई एक्स स्क्वायर एच अपॉन 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस h की वैल्यू रख दूंगा, h की नहीं एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, सॉरी। तो देखिए v बराबर ही हो जाएगा आपका पाई h अपॉन 4 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, ये हो जाएगा आपका पाई 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर एच माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये हो जाएगा पाई एच क्यूब अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है v। अब इसका dw/r2h करेंगे h की रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा dv अपॉन dh इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है इसके हिसाब से, h वेरिएबल है तो h का करेंगे तो h का 1 ही आएगा h की रिस्पेक्ट में, माइनस इसका करेंगे तो आ जाएगा 3 पाई एच स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 4, ठीक है। अब उच्चतम व निम्नतम के लिए, उच्चतम व निम्नतम के लिए हमें इसको जीरो रखना पड़ता है ना। dv अपॉन डी एच को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो रखना पड़ता है। तो यहाँ से जब हम इसको जीरो रखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस 3 पाई एच स्क्वायर अपॉन 4 को, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, पाई आर स्क्वायर बराबर 3 पाई एच स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 4, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 3h स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 3 भी अपॉन में भेज दो, इसके 3 अपॉन में भेज दें यहाँ से हटा करके, ये स्क्वायर अब दोनों ओर का अगर मैं स्क्वायर रूट लगा दूँ तो ये आ जाएगा आपका h बराबर 2r अपॉन 4 में से 2 बाहर आ गया, r स्क्वायर का r आ गया, 3 में √3 लग गया, तो h बराबर 2r अपॉन √3 आ गई। तो ये ऊंचाई तो आ गई, लेकिन अभी अधिकतम दिखाना है हमें आयतन उसका, ठीक है ना। तो h बराबर, अब इसका dv डबल डेरिवेटिव फाइंड करो, d2v अपॉन डी एच स्क्वायर, किसका निकलेगा, इस वाली समीकरण का दोबारा। तो यहाँ से हो जाएगा h तो इसमें है नहीं तो ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 माइनस इसमें h है, इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 पाई h अपॉन में 4। अब इस वाली h की वैल्यू पे ये वैल्यू देखेंगे निगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, तो हम कहेंगे h बराबर 2r अपॉन √3 पर d2v अपॉन डी एच स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 6 अपॉन 4 पाई, h की वैल्यू हो गई आपकी 2r अपॉन √3। अगर देखा जाए तो ये निगेटिव ही है पूरी, है ना, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। आप इसको बता दीजिए कि ये हो गई ऋणात्मक, अगर ऋणात्मक है तो इसका मतलब इसका आयतन अधिकतम होगा, अतः हम क्या लिखेंगे, अतः h बराबर 2r अपॉन √3 पर बेलन का आयतन अधिकतम होगा, बेलन का आयतन अधिकतम है, ठीक है ना। बस ये बात प्रूफ हो गई आपकी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ख क्वेश्चन कहता है कि 0 से पाई आपके पास है और x tan x है और अपॉन में है आपका sec x प्लस tan x और dx और बराबर π/2 मल्टीप्लाई π-2, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ये भी आसान ही है, हो जाएगा इजीली। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं और इसको i मान करके चलते हैं, माना i बराबर ये है, ठीक है, i बराबर 0 से पाई dx, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, परगुण 4 लगाएंगे, है ना। परगुण 4 ये कहती है कि जब हमारे पास कोई लिमिट 0 से a है और कोई फंक्शन f(x) dx है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स, दोनों का मान बराबर ही होता है, तो ये लगाएंगे हम इसमें। तो ये क्या आएगा, i इक्वल्स टू 0 से पाई, x की जगह पाई माइनस एक्स रखेंगे और यहाँ पे भी tan x की जगह पाई माइनस एक्स रखेंगे और अपॉन में भी sec पाई माइनस एक्स रखेंगे और प्लस इसमें भी tan पाई माइनस एक्स ही रखेंगे और ये आ जाएगा dx। अब देखा जाए तो 0 से पाई tan 180 माइनस थीटा रहेगा तो tan थीटा ही, लेकिन माइनस में आ जाएगा क्योंकि 180 माइनस थीटा जो है वो सेकंड कोडेंट में है, 180 माइनस थीटा सेकंड कोडेंट में, और वहाँ पे tan भी sec भी दोनों निगेटिव है, तो यहाँ पे ओवरऑल माइनस के आ गया, माइनस के tan x, ठीक है। और इसी तरह नीचे भी माइनस के sec x आएगा और इसी तरह माइनस के tan x ही आएगा, तो मैंने माइनस नीचे से भी कॉमन ले लिया, ठीक है, बन गया सेम ही, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होकर के ये बन गया।
अब ये समीकरण नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब अगर समीकरण 1 और 2 को मैं जोड़ दूं, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो मैं लिखता हूं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में समीकरण 1 व 2 में दोनों में आई है, तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2i, और दूसरी साइड में आपका ये है 0 से पाई, एक में है आपका x tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx, है ना, और दूसरी में है 0 से पाई माइनस x, इसके अपोन में हो जाएगा ये sec x प्लस tan x dx, ठीक है। तो देखिए बच्चों 0 से पाई x tan x और अपॉन में है आपका sec x प्लस tan x dx, ठीक है, प्लस एक 0 से पाई ये हो गया। देखो इसमें दो टर्म है, tan x की मैं पाई में मल्टीप्लाई करूं और tan x की मैं x में मल्टीप्लाई करूं, दो अलग अलग टर्म बनेगी, उन दोनों टर्म के अपॉन में दोनों अलग अलग दे देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से दो टर्म निकल करके आएगी, एक आएगी ये पाई tan x अपॉन में ये sec x प्लस tan x dx, ठीक है, और एक आएगी माइनस में 0 से पाई x tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx, ठीक है। अब ये जो है ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है ना। आपके पास बचेगा 2i इक्वल्स टू ये पाई बाहर 0 से पाई, और ये बचेगा tan x सॉरी ये क्या होना था इसका, हाँ tan x, और अपॉन में आ जाएगा sec x प्लस tan x, ये बचा आपके पास, ठीक है ना। अब इसको भी मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, इसको मैं कैसे करूंगा, इसमें मैं sec x जोड़ूंगा और sec x घटाऊंगा, तो जो जोड़ूंगा वो यहाँ पे आ जाएगा sec x प्लस tan x, है ना, अपॉन में sec x प्लस tan x, और एक घटाऊंगा वो मैं यहाँ लिख दूंगा sec x अपॉन sec x प्लस tan x, ठीक है बच्चों, पूरे में आ जाएगा dx, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए पाई, इन दोनों को अलग अलग कर दो, ये 1 बच गया, ये हो गया 0 से पाई 1 dx, और ये हो गया 0 से पाई sec x अपॉन sec x प्लस tan x dx। तो देखिए बच्चों यहाँ से अब क्या हो जाएगा ये पाई, चलो इसको मैं बाद में लिख लूंगा, ठीक है ना, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। अब तो ये है मेन काम इसका, तो अगर मैं sec x प्लस tan x को t मान लेता हूँ, sec x प्लस tan x को मैं t मान लेता हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा देखिए, sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x, और tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, है ना, और dt का हो जाएगा dt अपॉन dx। अब यहाँ से अगर मैं sec x कॉमन ले लूँ sec x, तो ये क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे मिलेगा मुझे tan x और प्लस में आ जाएगा sec x, ठीक है, और इंटू में dx ये इधर से आ जाएगा और इक्वल्स टू चला जाएगा dt। अब गौर से देखिए ये जो sec x प्लस tan x है इसको तो मैं t लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने मान लिया t इसको, और वो t मैं उधर डिवाइड में पहुंचा दूंगा, तो यहाँ बचेगा sec x dx, और ये जो t बना इसको मैं डिवाइड में पहुंचा दिया dt अपॉन t, ठीक है, एक तो ये हो गया। और अब लिमिट भी चेंज करनी है मुझे, जब लिमिट मेरी, जब ये x बराबर 0 है, x बराबर 0 है, तो x बराबर 0 में यहाँ पे रखूंगा तो t बराबर क्या आएगा, अब ये मिलेगा आपको t बराबर मिल जाएगा t बराबर आ जाएगा 1, और जब आप x की वैल्यू पाई रखोगे तो t बराबर आ जाएगा -1, ठीक है ना। आप सॉल्व कर लेना sec 0 को tan 0 sec पाई और tan पाई, ठीक है ना, ये वैल्यू आपकी लिमिट आ जाएगी, लिमिट क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई 0 से पाई, इसका भी डिफरेंशिएशन कर ही देते हैं, 1 का हो जाएगा आपका x, और लिमिट 0 से पाई माइनस, यहाँ पे लिमिट आपकी हो गई +1 से -1, और ये आपका हो गया, इसको sec x dx को लिख सकते हैं dt बाई टी, और नीचे वाले को लिख सकते हैं t, तो देखिए ये t था और dx को हमने लिखा dt अपॉन टी, तो एक और t नीचे आ गया तो टी स्क्वायर हो गया, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर का अब क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा पाई -0 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर का हो गया माइनस के 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन, और 1 से -1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा प्लस हो गया, अब इसमें वैल्यू रखेंगे -1 अपॉन 1 आ जाएगा, और फिर माइनस फॉर्म मिलेगा दोबारा से रखेंगे, ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन 1, ठीक है ना, यानी ये माइनस के 2 ही बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर प्लस माइनस के 2, है ना, और यहाँ पे है हमारा 2i, तो ये i इक्वल्स टू कितना बनेगा, ये i इक्वल्स टू बनेगा हमारा इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पाई भी तो होगा ना, ये पाई जो होगा, ये पाई दोनों में था ना ये, हाँ ये पाई यहाँ पर भी था, और ये पाई यहाँ पर भी है, और ये पाई यहाँ पर भी है, तो ये पाई यहाँ पर भी है, ये हो जाएगा आपका 2i इक्वल्स टू पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई, इसमें से पाई कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा पाई -2, और अपॉन में 2 आ जाएगा, तो i इक्वल्स हो जाएगा पाई बाई 2 और इंटू में पाई -2, ठीक है ना, और यही आपकी क्या थी देखिए, राइट हैंड लिमिट थी, राइट हैंड साइड थी, ठीक है ना, ये आपकी प्रूफ हो गई बराबर RHS। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुई इस क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन आसान है, आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 9th का क्या क्वेश्चन, ये क्या कहता है, 9th का क्या क्वेश्चन ये कह रहा है कि समाकलन कीजिए आप sec स्क्वायर 2x अपॉन कोट x माइनस tan x, और इसका हो गया होल स्क्वायर dx, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों यहाँ से हम कैसे करेंगे, sec स्क्वायर 2x को मैं एज इट इज़ रखता हूँ, और ये जो नीचे वाला है कोट को लिख लेता हूँ cos x अपॉन sin x,
लिख सकता हूँ और tan को लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x, ठीक है, स्क्वायर होल दोनों का है ही। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर 2x अपॉन, यहाँ से जब मैं एलसीएम लूँगा तो cos स्क्वायर x आ जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस, और इधर से चला जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन में हो जाएगा sin x cos x, sin x मल्टीप्लाई बाई cos x, और दोनों का है स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखिए हो जाएगा आपका sec स्क्वायर 2x तो आपके पास है ही, और अपॉन में ये जो बना cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x, ये cos 2x का फॉर्मूला होता है, और cos 2x का ये स्क्वायर भी है, तो ये क्या बन गया cos स्क्वायर 2x, ठीक है। और ये sin x cos x का होल स्क्वायर जो है ये घूम करके ऊपर चला जाएगा यहाँ, तो ये आ जाएगा sin x और cos x, और इसका हो गया आपका होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपका होल स्क्वायर बन गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, अब देखिए इसको मैं sin 2x बनाने के लिए इसमें मुझे 2 चाहिए, क्योंकि 2 sin x cos x फॉर्मूला होता है, तो मुझे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ब्रैकेट के अंदर ही, स्क्वायर के अंदर ही, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sec स्क्वायर 2x, तो एज इट इज है ये, इसको मैं लिख सकता हूँ sin 2x का स्क्वायर, और ये 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, और 1/4 चला जाएगा डायरेक्ट बाहर, ये बनेगा आपका sin स्क्वायर 2x, और अपॉन में है आपके cos स्क्वायर 2x और dx, तो ये sin स्क्वायर और cos स्क्वायर क्या बन जाएगा tan स्क्वायर, तो ये हो गया आपका sec स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई tan स्क्वायर 2x और dx, ठीक है। अब यहाँ से आसान है ये, अगर मैं tan x को t मान लूँ तो sec स्क्वायर dx का dt आ जाएगा, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना tan 2x को हम t मान लेते हैं, तो tan का आ जाएगा sec स्क्वायर 2x, और 2x का दोबारा करेंगे तो मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, और dx आ जाएगा, और dt आ जाएगा, और ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा sec स्क्वायर 2x dx इक्वल्स टू dt बाई 2। ये dx यहाँ का हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था, ठीक है ना, ये मत सोचना कि ये dx इधर कहाँ से आ गया, ठीक है। अब ये वैल्यू sec स्क्वायर 2x dx की, ये और ये dx, इसकी जगह हम लिख सकते हैं dt बाई 2, और इसकी जगह हम t स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 समाकलन टी स्क्वायर, इसकी जगह tan 2x की जगह t लिख दिया, टी स्क्वायर हो गया, पूरे की जगह dx dt अपॉन t लिख दूंगा, dt अपॉन 2, 2 चला गया बाहर, तो ये कितना हो गया 1/8 हो गया, ठीक है ना, 1/8 हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं t³ बाई 3, टी स्क्वायर का हो जाएगा t³ बाई 3, t³ बाई 3, और ये आ जाएगा आपका प्लस c, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ गया 1/8 और t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू कितनी थी हमने माना था 10 2x, तो ये आ जाएगा 10³ 2x, और प्लस में आ जाएगा c, ये आपका हो जाएगा आंसर। और बच्चों जो आंसर है उसमें ये 1/6 आ रहा है, ठीक है ना, अब आप बताना कि इसमें कहाँ गलती हुई है, या आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ख का फर्स्ट, बच्चों जो ये ख का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हम अभी पीछे के कुछ लास्ट जो हमने सेट किया था उसमें भी किया था ये, तो वहाँ से आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। लगातार अभी 2024 में जो पेपर आए हुए हैं उनमें ये सब में आया हुआ है, बस यहाँ पे किसी में 25 है, किसी में 4 है, उसी तरीके से ये होगा, ठीक है ना, तो आप इसको कर लेना, ठीक है, इसको मैं नहीं कराऊंगा, मैं सेकंड पार्ट कराता हूँ इसका, ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिए लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर में से आप इसको कर लेना। तो अब चलते हैं लास्ट पार्ट के क्वेश्चन पर, ये चलता है 500 e की पावर 7x और प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, इसका हमें लाना है d2y/dx 49y। देखिए बहुत आसान है, एक बार डिफ्रेंशिएशन करो, dy/dx इक्वल टू कितना आएगा 500 e की पावर 7x e की पावर 7x, और 7 का दोबारा होगा 7 आ जाएगा, प्लस 600 e की पावर माइनस 7x का e की पावर माइनस 7x, और माइनस 7x का दोबारा करेंगे तो माइनस 7 आ जाएगा, दोबारा फिर करो d2y/dx स्क्वायर, ये 500 एज इट इज e की पावर 7x का e की पावर 7x, और इसका दोबारा फिर करेंगे 7x का, एक 7 और आ जाएगा, और एक 7 पहले से है, तो ये कितना हो जाएगा 49। इसी तरीके से प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, और माइनस 7x एक और बार आएगा जब इसका करेंगे, और माइनस 7 पहले से रखा है, यहाँ भी 49 आ जाएगा, तो यहाँ से जब मैं 49 कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ y, सेम बन गया ना, तो ये 49y हो जाएगा, और ये इसने दे ही रखा है d2y/dx स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये भी आप पीछे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर फिर भी आपको नहीं होता है ये तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या